हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी वैष्णोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलते हैं किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे ही सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मैग्नेट ब्रेन्स कुछ वीडियोस या कुछ चैप्टर्स पढ़ाने के बाद में आप लोगों से किसी भी काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन की डिमांड नहीं करता है, क्योंकि हम लोग आपको प्रोवाइड करवाते हैं आपकी सिलेबस से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स हैं, जो भी सिलेबस है उसके लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट जो हमारी वीडियो लेक्चर्स होते हैं वो। मैग्नेट ब्रेन सिर्फ और सिर्फ आपको स्कूल एजुकेशन के लिए ही प्रिपेयर नहीं करता, बल्कि मैग्नेट ब्रेन्स जो है वो आप लोगों को आपके कॉम्पिटिटिव्स के लिए भी रेडी करवाता है, जैसे कि एनटीएससी हो गया, ओलंपियाड हो गया एंड मेनी मोर। मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं इंग्लिश मीडियम के लिए, हिंदी मीडियम स्कूल्स के लिए, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, सीबीएसई के लिए एंड इवन स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। तो दैट मीन्स कि मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको सब कुछ मिलेगा एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट एंड विथ क्वालिटी। तो आपको और कहीं जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसी के साथ में स्टार्ट करते हैं हमारा ये जो लेक्चर होने वाला है, जिसमें कि हम लोग अपनी क्लास 11th इकोनॉमिक्स में जो हमारी बुक है दैट इज स्टैटिस्टिक्स, उसका जो हमारा चैप्टर है मेजर ऑफ कोरिलेशन, इसके हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है ये करने वाले हैं सॉल्व। अब बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में हम लोग डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, कुछ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड फिर इसके बाद में जो है मतलब कि ये जो वीडियो है इसके एंड होते होते आप लोगों का एक जो है रिवीजन काइंड ऑफ भी हो जाएगा कि हाँ आपने जो है सब कुछ अच्छे से पढ़ लिया है। सो आई गेस कि ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर है। नाउ स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि जब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, हम बोलें कि हम जब क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी हो जाती है आप लोगों के लिए कि आपने अपना जो एक डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग है हर एक टॉपिक की वो अच्छे से जो है कंप्लीट कर ली है। क्योंकि अगर आपने अच्छे से पढ़ा नहीं होगा तो आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए आपको आंसर भी नहीं मिलने वाले हैं। सो आई होप सो कि आप लोग जो है ये चीज अच्छे से कंप्लीट कर चुके हो। तो फिर चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं विद आवर क्वेश्चन नंबर 1, जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का एक पार्ट होने वाला है। क्या है अब ये क्वेश्चन? When two variables move in one direction, then what is the nature of correlation in these variables? ठीक है, आपसे क्या बोला गया है कि जब दो वेरिएबल्स, कोई भी दो वेरिएबल्स ले लो, x एंड y ले लो, या फिर हम अगर बिल्कुल एक सही वेरिएबल लेना चाहें तो चलो हम सप्लाई और प्राइस ले लेते हैं। जब सप्लाई और प्राइस दोनों ही एक ही डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, ठीक है, ये जो हमारे दोनों वेरिएबल है वो एक ही डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई बढ़ रही है, अगर प्राइस कम हो रहा है तो सप्लाई कम हो रही है। तो ऐसे केस में हम जो है नेचर ऑफ कोरिलेशन क्या बोलेंगे, मतलब कि वो कैसे कोरिलेटेड है, वो एक दूसरे से उनका कैसा कोरिलेशन है। देखो क्या हो सकता है इसका आंसर, या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, ये दो टाइप या दो नेचर ही हम बता सकते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव कोरिलेशन क्या हो जाता है? पॉजिटिव का मतलब कि दोनों ही जो आपके वेरिएबल हो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। नेगेटिव क्या हो जाता है कि दोनों ही आपके वेरिएबल्स नेगेटिव डायरेक्शन या हम बोले अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। एक इंक्रीज हो रहा है, दूसरा डिक्रीज हो रहा है, एक डिक्रीज हो रहा है, दूसरा इंक्रीज हो रहा है। तो अब यहाँ पर एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया कि जब दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं तो हम उस पर्टिकुलर जो है उस नेचर मतलब उसमें हम क्या बोलेंगे कि एक ऐसा कोरिलेशन है, दिस इज पॉजिटिव कोरिलेशन। ऑल राइट, सो आई गेस कि ये चीज क्लियर है आप लोगों को अच्छे से। अब ये जो आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं ये या तो आपको जो है वन वर्ड में आंसर करने हैं या वन सेंटेंस में आंसर करने हैं। जो एकदम आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है प्रिसाइजली आपको बस और बस उसी का आंसर करना है जितने शॉर्ट मैनर में आप कर सको, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में। ठीक, फिर इसके बाद में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। Where correlation is centered between two variables, जो दो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में कोरिलेशन कैसे सेंटर्ड होता है, क्या वैल्यूज हो सकती हैं दो वेरिएबल्स की जो है कोरिलेशन की। ओके, तो वो दो वैल्यूज हमें बतानी है। तो स्टूडेंट्स हमें पता है हम कोरिलेशन को कैसे डिनोट करते हैं, वी डिनोट कोरिलेशन बाय आर
स्मॉल r के थ्रू जो है हम अपने कोरिलेशन को डिनोट करते हैं, ठीक है। अब ये जो r है इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है फ्रॉम +1 टू -1, राइट। ये एक क्या है, ये हमारी रेंज होती है कोरिलेशन की, ठीक है। +1 से लेकर -1 में कोई भी जो है वैल्यूज आ सकती है आपकी। +1 मतलब कि ये प्लस वाली जो भी चीज है ये आपको पॉजिटिव कोरिलेशन बताती है, और माइनस वाले जो भी वैल्यूज आती है वो आपको नेगेटिव कोरिलेशन बताती है, ठीक है। तो अब आपका ये जो रेंज है, हम बोले कि ये जो पूछा जा रहा है कि वेयर कोरिलेशन इज सेंटर्ड बिटवीन टू वेरिएबल्स, तो उसका आंसर हम क्या बोलेंगे, correlation is centered between +1 and -1 between two variables, ठीक है। जो दो वेरिएबल्स हैं उनमें +1 और -1 जो है इसमें जो है कोरिलेशन सेंटर्ड होता है, ठीक। फिर उसके बाद में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। Who propounded the rank difference method of correlation? जो rank difference method है, मतलब कि correlation जब हम rank के थ्रू बताते हैं तो इस चीज को propound किसने किया था, किसने फाउंड आउट किया था, किसने ये जो है मेथड हमें दिया था। So that was, देखो अगर ऐसे याद ना है ना कि कौन से इकोनॉमिस्ट थे, किसने दिया था, तो थोड़ा सा ना रैंक कोरिलेशन इसको हम कैसे बोलते हैं, क्या हम इसे ऐसे बोलते हैं स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन, या हम ये बोलते हैं आपका जो है कार्ल पियर्सन्स रैंक कोरिलेशन। रैंक पर जाना, ठीक है, रैंक किस में बोलते हैं हम, स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन, ठीक है। अगर आप लोगों ने कुछ भी थोड़े बहुत भी क्वेश्चन सॉल्व किए, थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, तो आप बिल्कुल लिंक कर सकते हो कि रैंक कोरिलेशन कौन आएगा, स्पेयरमैन आएगा, ठीक है, स्पेयरमैन आएंगे, ओके। तो इसमें जो है हम इसका पूरा, इनके जो पूरा नेम है वो लिखेंगे, दैट इज चार्ल्स एडवर्ड स्पेयरमैन प्रोपाउंडेड द रैंक डिफरेंस मेथड ऑफ कोरिलेशन। ऐसा नहीं कि स्पेयरमैन ने किया तो हम सिर्फ स्पेयरमैन लिख के आ गए, फुल नेम लिखना है, ठीक है। व्हाट इज हिज फुल नेम, चार्ल्स एडवर्ड स्पेयरमैन, ठीक। सो आई गेस कि ये चीज भी एकदम क्लियर ही है आप लोगों को। फिर अब आते हैं कुछ हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें बेसिकली हमें जो है थोड़ा सा अपना जो आंसर है वो डिटेल में लिखना होगा, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट थोड़ा डिटेल में लिखना होता है। क्या है क्वेश्चन, if the points in a scatter diagram tend to cluster in a straight line which makes an angle of 30 degree with the x-axis, what would you say about the strength of association between x and y? क्या बोला जा रहा है, देखो आपको ये बोला जा रहा है कि ये मानो कि एक जो है स्कैटर डायग्राम, वी नो व्हाट इज स्कैटर डायग्राम, जिसमें कि हम लोग इस वे से जो है अपना क्या बताते हैं, कोरिलेशन शो करते हैं, ठीक है। तो अब स्कैटर डायग्राम में हमें ये बोला जा रहा है कि एक जो हमारे सारे पॉइंट्स है वो एक स्ट्रेट लाइन के पास में क्या हो रहे हैं, क्लस्टर कर रहे हैं, मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन के आसपास है वो सारे पॉइंट्स, और ये जो लाइन है ये 30 डिग्री का एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ में। ये हमारा एक्स एक्सिस है, दिस इज व्हाट आवर वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ में 30 डिग्री का क्या है, एंगल बना रही है। तो हम जो है क्या समझेंगे कि यहाँ पर हम अपना प्रोटेक्टर रखेंगे, ऑलराइट। प्रोटेक्टर आई गेस यू नो, जो हम जिससे कि हम लोग अपने एंगल्स बताते हैं, ये हम यहाँ पर अपना प्रोटेक्टर रखेंगे, उससे हमें समझ में आएगा कि 90 डिग्री तो आपका वाई हो गया, ऑलराइट। अब आपको चाहिए क्या, 30 डिग्री, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं ये वाली लाइन बनाऊं तो ये जो है ये मुझे 60 डिग्री ज्यादा जो क्या करेगी, सिग्निफाई करेगी, ओके। दिस इज नॉट दी 30 डिग्री, ये आपका समथिंग 60 डिग्री आएगा। आपकी अगर मैं 45 डिग्री की बात करूं तो एग्जैक्टली मिडिल से जो लाइन जाएगी, ओके, जिसमें कि दोनों पार्ट जो है वो इक्वल जाएंगे, ये आपका 45 डिग्री की लाइन बनेगी, दिस वन वुड बी 45 डिग्री। यहाँ पर कुछ एस्टिमेशन से बता रही हूं मैं, ये आपका 60 डिग्री आएगा। हमें चाहिए 30 डिग्री, ठीक है। ये वाला जो है ना इस साइड से 30 डिग्री चाहिए, हमें एक्स एक्सिस से 30 डिग्री चाहिए। ये तो एक्स एक्सिस से आ गया आपका कितना, 45 डिग्री। यहाँ पर मैंने एक और ड्रॉ की थी, उसको हम वापस ले आते हैं, जो हमने ड्रॉ की थी, ठीक है, दैट वुड बी आर 60 डिग्री। ये आ गई हमारी 60 डिग्री की लाइन, ये यहां से आपका 60 आ जाएगा, ऑलराइट। इस साइड से अगर हम लेंगे तो ये 60 आ गया, ये आ गया आपका 45 वाला, ये वाला 45 आएगा, ये वाला पूरा 60 आएगा। और अब मुझे क्या चाहिए, 30 चाहिए, तो मैं 30 को ऐसे ड्रॉ करूंगी, ये समथिंग मेरा 30 डिग्री आएगा, ये दिस वन वुड बी 30 डिग्री, ठीक है।
तो अब मुझे बताना है कि अगर सारे जो मेरे पॉइंट्स हैं वो अगर 30 डिग्री के आसपास क्या कर रहे हैं, क्लस्टर कर रहे हैं, अगर 30 डिग्री के आसपास जो है ये सारे पॉइंट्स अगर मेरे आ रहे हैं, तो ये चीज कैसा काइंड ऑफ कोरिलेशन मुझे बताएगी एक्स और वाई के बीच में। अब ये बेसिकली आपके स्कैटर डायग्राम को जो है आपको डिफाइन करते आना चाहिए, तभी आप इस चीज को क्या कर पाओगे, इस चीज का आप आंसर दे पाओगे। तो अब जो है इसके आंसर में हम बताते हैं, इफ द पॉइंट्स इन अ स्कैटर डायग्राम टेंड टू क्लस्टर इन अ स्ट्रेट लाइन which makes an angle 30 degree with x-axis, it means that the change in the value of y is less proportionate than the change in the value of x. Thus the strength of association between x and y is moderate. Moderate क्यों बोला है? Because देखो यहां से समझ में क्या है, ये x के साइड ज्यादा टेंड कर रहा है, ठीक है। अगर ये 45 डिग्री होता तो हम ये बोलते कि दोनों ही जो आपका x और y है दोनों का जो है इक्वल कंट्रीब्यूशन है, दोनों में जो चेंजेस हैं वो इक्वली प्रोपोर्शनेट है। लेकिन जब हम थोड़ा सा इस साइड देख रहे हैं तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि जो y की वैल्यू है उसमें जो चेंज है वो क्या है, वो आपकी x की वैल्यू में, x की वैल्यू के जो चेंज है उससे लेस प्रोपोर्शनेट है। ऑलराइट, मतलब कि आपका जो x है वो ज्यादा चेंज हो रहा है, y आपका कम से चेंज हो रहा है एज कंपेयर टू x, तो इसलिए ये लाइन ऐसी बनी है। तो इसलिए हम बोलेंगे कि x और y के बीच का जो रिलेशनशिप है, जो को रिलेशन हमें समझ में आया, वो हमें एक मॉडरेट डिग्री का जो है समझ में आया है, ठीक है। तो इस वे से हमने इसे एक्सप्लेन कर दिया है। अब अगर आपको लगे तो आप इसमें एक और चीज एड ऑन क्या कर सकते हो, ऐसा जो है आप आपका डायग्राम बना सकते हो, ठीक। सो आई गेस कि ये चीज क्लियर है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्पेरियस और नॉन सेंस कोरिलेशन। दिस शुड बी नॉन सेंस या फिर इसे आप नो सेंस भी बोल सकते हो, ठीक है। नो सेंस कोरिलेशन या स्पेरियस कोरिलेशन का मतलब क्या होता है, ऐसा कोरिलेशन जिसका कोई सेंस ही नहीं है। दैट मीन्स कि अगर मैं बोल रही हूँ बाय एनी काइंड ऑफ कोइंसिडेंस, मान लो मैं बोल रही हूँ क्या कि जो हमारी रेनफॉल है, ठीक है, रेनफॉल एंड चलो रेनफॉल नहीं लेते हैं, हम कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि बिकॉज रेनफॉल को किसके साथ में हम लोग कंपेयर करें, तो जैसे कि कोई भी दो एग्जाम्पल ले लो, आपके मार्क्स आना किसमें, एग्जाम्स में, एंड आपके पापा के जो है, या हम बोलेंगे आपकी मम्मी ने कितनी पढ़ाई की, ठीक है। अब मम्मी ने कितनी पढ़ाई की और आपके कितने मार्क्स है, क्या इन दोनों के बीच में कोई कोरिलेशन हो सकता है? नहीं, आपके मार्क्स आपकी पढ़ाई से आने वाले, आपकी मम्मी की पढ़ाई से नहीं आने वाले, राइट, सिंपल सी चीज है। लेकिन बाय एनी चांस हमें जो है इनके बीच में कोई कोरिलेशन दिख रहा है, क्योंकि वो दो वेरिएबल्स अगर सेम वे में कुछ भी टेंड कर रहे हैं, नेगेटिव वे में कर रहे हैं, तो एक कोरिलेशन तो निकल ही जाता है। तो उस वजह से हमने कोरिलेशन निकाल दिया। तो क्या वो किसी सेंस का कोरिलेशन है? एक कॉमन, अगर हम एक जो है अपना कॉमन सेंस यूज करें तो क्या ऐसा कुछ होता है? क्या नहीं होता है। तो नो सेंस कोरिलेशन हम किसे बोलेंगे? ऐसे ही कोरिलेशन को बोलेंगे जिसमें कि जो दो वेरिएबल्स हैं वो एक दूसरे से किसी भी वे में कोरिलेटेड हो ही नहीं सकती है, ठीक है। ये होते हैं आपके नो सेंस या स्पेरियस कोरिलेशन। If there is no evident or sensible connection between two variables, then the correction between these variables is said to be spurious, no sense or chance correlation, ठीक है। This should be connection, okay। यहाँ पर आप जो connection कर लेना उसको तो ज्यादा better word होगा वो। For example, correlation between rainfall recorded and production of steel, ठीक है। किसके बीच में हम correlation बता रहे हैं कि rainfall कितनी रिकॉर्ड हुई और production of steel कितना हुआ है। स्टील के प्रोडक्शन में रेनफॉल का कोई भी लेना देना नहीं होता है। तो अब अगर आप स्टील का प्रोडक्शन और रेनफॉल के बीच में अगर कंपैरिजन कर रहे हो या कोई भी काइंड ऑफ कोरिलेशन बता रहे हो, तो वो जो है आपका एक क्या होगा, एक नो सेंस कोरिलेशन है, या हम उसे बोलेंगे चांस कोरिलेशन। बाय चांस वो चीज हो गई है। These two variables are not connected by any way, so the correlation between these variables is said to be spurious, ठीक है। ये जो है ये किसी भी वे में एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? spurious correlation, no sense correlation और chance correlation। So I guess कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से जो है क्लियर हो गया है कि हमें कैसे ये जो है नो सेंस कोरिलेशन, चांस कोरिलेशन हम किसे कहते हैं, ठीक। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन आर लाई आउटसाइड -1 and 1 रेंज डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ डेटा।
जो आर है दैट इज जो कोरिलेशन है दो चीजों के बीच में, दो वेरिएबल्स के बीच में, क्या वो -1 और 1 के रेंज के बाहर जा सकता है क्या? अगर डिपेंडिंग ऑन द डेटा, जो भी एक डेटा का काइंड है उस पर, तो क्या स्टूडेंट्स हमारा जो कोरिलेशन है वो +1 और -1 के बाहर जाता है कभी भी? नो, दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। अगर परफेक्ट कोरिलेशन है ना, एकदम बिल्कुल घनिष्ठ कोरिलेशन है अगर, तो वो +1 और -1 ओके यही रहेगा। चाहे अगर वो पॉजिटिव साइड है तो वो +1 हो जाएगा, वो अगर नेगेटिव साइड है तो वो -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये +1 एंड -1 के बाहर जो है कभी भी आपका जो कोरिलेशन है, जो हमारा आर निकलता है, वो कभी भी +1 और -1 के बाहर रेंज में नहीं जा सकता है, ठीक है। वो यही ही रहने वाला है, मतलब कि वो इस रेंज के अंडर ही हमें मिलने वाला है। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ डेटा जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? No, the value of correlation coefficient lies between -1 and +1. That is -1 should minus जो r है that should be more than or equal to -1 and less than or equal to +1, ठीक है। If the value of r is outside this range in any type of data, it indicates error in calculation. As in between two or more variables, there can be either a perfect or an imperfect relationship. A perfect relationship is indicated by -1 or 1, and imperfect relationships are indicated by the value between -1 and 1 excluding 0, ठीक है। तो आपका जो है अगर परफेक्ट कोरिलेशन है, जैसे कि अभी अभी मैंने बताया कि अगर दो वेरिएबल्स आपके बहुत ही परफेक्टली एक दूसरे के साथ में कोरिलेटेड हैं तो वो 1 आ जाता है। अगर पॉजिटिव है उनके बीच में तो वो +1 आ जाएगा, अगर नेगेटिव है तो -1 आ जाता है, ठीक है। तो आपका ये जो है परफेक्ट कोरिलेशन भी अगर होता है तो वो भी 1 के अपार्ट नहीं जाता है। तो कोई भी काइंड ऑफ डेटा है -1 और +1 की रेंज के बीच में ही आपका जो है कोरिलेशन रहता है। अगर वो इस रेंज से बाहर जाता है सो दैट मीन्स कि आपने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक की है। ऑल राइट, सो आई गेस कि ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई, ये जो क्वेश्चन है ये क्लियर हो गया है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। List some variables where accurate measurement is difficult. हमें कुछ ऐसे variables बताने हैं जिनमें कि accurate जो measurement है वो difficult है, ठीक है। accuracy जो है उसमें हमें मिल पाना थोड़ी मुश्किल होती है। तो ऐसे variables क्या आ जाएंगे? So accurate measurement is difficult in case of qualitative variables such as beauty, intelligence, honesty, etc. ठीक है, क्या हो जाएगा? जो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स हैं जैसे कि ब्यूटी हो गई, इंटेलिजेंस हो गई, ऑनेस्टी हो गई, ये चीज है, मतलब कि जो भी आपके क्वालिटीज हैं उनमें एक्यूरेसी जो है या एक्यूरेट मेजरमेंट जो है ये फाइंड आउट कर पाना मुश्किल होता है, ठीक है, डिफिकल्ट होता है। उसके बाद में इट इज ऑल्सो डिफिकल्ट टू मेजर सब्जेक्टिव वेरिएबल्स सच एज पॉवर्टी, डेवलपमेंट एक्सेट्रा विच आर इंटरप्रिटेटेड डिफरेंटली बाय डिफरेंट पीपल। सब्जेक्टिव वेरिएबल्स क्या होते हैं स्टूडेंट? सब्जेक्टिव वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है? सब्जेक्टिव वेरिएबल्स का मतलब होता है कि ये पर्सन टू पर्सन जो है डिफर करते हैं। मेरे लिए जो है पॉवर्टी को मैं किसी और सेंस में बता रही हूँ, कोई और पर्सन है जो कि पॉवर्टी को किसी और सेंस में बता रहा है। तो सब्जेक्टिव का मतलब है कि वो चीज चेंज होती है फ्रॉम ओपिनियन टू ओपिनियन, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। सो ये होता है आपका क्या? सब्जेक्टिव वेरिएबल्स। तो सब्जेक्टिव वेरिएबल्स में जो है इसमें भी कोरिलेशन को फाइंड आउट कर पाना डिफिकल्ट होता है, बिकॉज ये हर एक पर्सन के अकॉर्डिंग क्या है? डिफरेंट है। और जब हर एक पर्सन के अकॉर्डिंग डिफरेंट है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो रिलेशनशिप है ये भी कैसा रहेगा? डिफरेंट ही रहेगा, ठीक है। मतलब कि हम जो है एकदम एक्यूरेसी पर नहीं जा सकते। आपने किसी से इंफॉर्मेशन ली, उसने कुछ बोल दिया, और किसी से पूछा, उसने कुछ और बोल दिया, तो अब इसमें से आप सही क्या मानोगे? ये चीज पर जो है फिर वो दिक्कत आ जाती है, ठीक है। और फिर वेयर द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इज नॉट नोन, जहां पर कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं पता होता है वो भी वहां पर भी जो है रिलेशनशिप या जो दो वेरिएबल्स हैं जो हम बोले कि एक्यूरेट मेजरमेंट जो है वो फाइंड आउट करना डिफिकल्ट हो जाता है। मतलब कि किसकी वजह से क्या हो रहा है, किसकी वजह से क्या हो रहा है, ये चीज अगर नहीं पता हो, जैसे कि मैंने बोल दिया कि प्राइस बढ़ रहा है इसलिए डिमांड कम हो गई है,
तो इससे मुझे समझ में आया कि अच्छा डिमांड कम क्यों हुई है, बिकॉज प्राइस इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि प्राइस में चेंज नहीं है, डिमांड जो है वो फिर भी कम हो रही है, तो अब यहाँ पर जो है कॉज इफेक्ट नहीं समझ में आ रहा कि क्यों डिमांड कम हो रही है, किसकी वजह से हो रही है। ओके, तो जब कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं हो पाता है तब भी ये प्रॉब्लम अराइज होती है, तब भी जो है ये जो एक्यूरेसी है, जो एक्यूरेट मेजरमेंट है, ये फाइंड आउट कर पाना मुश्किल हो जाता है। ऑलराइट, तो ये कुछ 3 चीजें हम लोग बता सकते हैं कि जिसमें कि एक्यूरेट मेजरमेंट जो है वो फाइंड आउट करना डिफिकल्ट होता है। दैट इज व्हाट क्वालिटेटिव वेरिएबल्स, यहाँ पर आता है हमारे सब्जेक्टिव वेरिएबल्स, और ये आते हैं हमारे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जहां पर नहीं पता होते हैं वो। ठीक है, सो आई गेस कि ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है। फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आओ। Does zero correlation means independence? जीरो कोरिलेशन का मतलब इंडिपेंडेंस है क्या? मतलब कि जीरो कोरिलेशन आया दो वेरिएबल के बीच में, तो अब जो दो वेरिएबल के बीच में जीरो कोरिलेशन आया है उसका मतलब ये हो गया कि वो जो दोनों वेरिएबल है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। क्या ये चीज सही है या नहीं है? डज पूछा है तो हमें यस या नो में आंसर करना है और आगे हम अपना एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे? नो। जीरो कोरिलेशन का मतलब जो है इंडिपेंडेंस नहीं होता है। ठीक है, जीरो कोरिलेशन डज नॉट मीन इंडिपेंडेंस। इफ देयर इज जीरो कोरिलेशन इट मीन्स द टू वेरिएबल्स आर नॉट कोरिलेटेड एंड देयर इज नो लीनियर रिलेशन बिटवीन देम। However, other type of relation may be there and they may not be independent. ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट हो, they can be independent but it is not necessary कि वो इंडिपेंडेंट ही हो। ठीक है, बिकॉज जीरो कोरिलेशन है तो हो सकता है कि ऐसे जो है हमें कोई भी लीनियर रिलेशनशिप नहीं समझ में आ रहा हो कोई भी दो वेरिएबल्स के बीच में, बट देयर आर चांसेस कि ये जो है आपका जो आपके दो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में कोई और काइंड का रिलेशनशिप हो। ठीक है, तो फिर ऐसे केस में हम उन्हें इंडिपेंडेंट नहीं कह सकते। तो जीरो कोरिलेशन डज नॉट नेसेसरली मीन्स इंडिपेंडेंस। ठीक है, सो आई गेस कि ये चीज भी क्लियर है। फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। अब आया है हमारे पास में क्वेश्चन, ड्रॉ स्कैटर डायग्राम एंड इंडिकेट द नेचर ऑफ कोरिलेशन। एक स्कैटर डायग्राम हमें बताना है और इन दोनों के बीच में जो कोरिलेशन है वो हमें शो करना है। एक्स एंड वाई के बीच में क्या कोरिलेशन है वो हमें शो करना होगा। ठीक है, अब स्कैटर डायग्राम हम कैसे बनाएंगे? देखो स्टूडेंट, सबसे पहले हमने ये ग्राफ लिया, हमने यहाँ पर अपनी एक्स एक्सिस ले ली और ये हमारी जो है वाई एक्सिस ले लिया है। ठीक है, अब हमें जो है 1 बाय 1 इनकी जो वैल्यूज है वो पुट करनी है। ठीक है, जो भी हमारे रिलेशनशिप्स है, मतलब कि एक एक जो ग्रुप आ रहा है वो हमें लेना होगा। जैसे कि हमने लिया एक्स का क्या 10, यहाँ पर y का लिए लेंगे हम 5। ठीक है, फिर x का क्या आएगा 20, y का आएगा कितना 10, यहाँ पर आएगा 30, यहाँ पर आएगा 15। ठीक है, फिर यहाँ पर आया 40, ये आ गया 20, 50, 25, 60, 30, 70, 35, 80 एंड 40। तो बेसिकली करना क्या है, हमें x में जो है 10 10 से जो है हाइप हो रहा है और y जो है वो 5 5 से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब इस चीज को मैंने यहाँ पर देख लिया है। अब मैं वापस इस पर नहीं आऊंगी आपके क्वेश्चन पर, हम लोग डायरेक्टली अपना क्या कर लें, हम लोग डायरेक्टली जो अपना स्कैटर डायग्राम है वो फ्रेम कर लेते हैं। ठीक है, हमें जो है x को कहां से स्टार्ट करना है 10 से और y को हमें 5 से स्टार्ट करना है। y में 5 5 का डिफरेंस लेंगे और x में जो है फिर आगे 10 10 का डिफरेंस लेंगे। ठीक है, तो देखो x में आप लोगे 10 एंड व्हाट 5, तो ये आपका 10 यहाँ पर आता y का, तो उसकी जगह पर हमने थोड़ा सा जो है नीचे यहाँ पर ये ले लिया। ठीक है, ये मेरा एक जो है पॉइंट बना। उसके बाद में 20 एंड क्या आएगा आपका 10 आएगा। ठीक है, तो ये 20 और 10 आ गया। फिर अब क्या आएगा 30 एंड 15, तो अब 30 एंड 15 लेते हैं, यहाँ पर कुछ आपका 15 आएगा और ये जो है 40 एंड 20 आ जाएगा। ऑलराइट, फिर उसके बाद में नेक्स्ट पर आ जाओ। नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट जो है हमारा क्या आ जाएगा अब 50 और 25 को कुछ यहाँ ले लूँ मैं एंड ये कुछ हमारा 30 आ जाएगा। ठीक है, ये 25 आ जाएगा और ये 60 एंड 30 आ जाएगा। ये जब आप प्रॉपरली आपकी कॉपी पर बनाओगे स्टूडेंट्स, तो बिकॉज आपके पास में क्या होगा, प्रॉपर मीन्स होंगे, आप प्रॉपर स्केल और पेंसिल से इसको डायग्राम को बनाओगे तो ये बिल्कुल जो है एक्यूरेट डायग्राम बनने वाला है। ऑलराइट, ये 70 है और 70 के साथ में हमारा 35 आने वाला है, इसको हमने यहाँ पर लिया
और 80 के साथ में जो ये 40 आएगा ये ले लिया। ऑल राइट, अब 80 एंड 40 तक का ही है हमारा, राइट, 80 एंड 40 ही है। तो जब आपने इसको प्रॉपरली बनाने वाले हो तो आपको ये समझ में आएगा कि ये जो लाइन बनेगी ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, बिकॉज ये जो पॉइंट्स है वो स्ट्रेटली एक दूसरे से क्या है, कंबाइंड है। ओके, मतलब कि एक जो है हमें करेक्ट क्या देखने को मिल रहा है, एकदम एक्यूरेट स्पेसेस पर जो है इनका रिलेशनशिप हमें देखने को मिला। अब देखो एक क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया था, दैट इज अगर एक्स एक्सिस के साथ में एक 30 डिग्री का एंगल बन रहा है तो उससे हमें क्या समझ में आता है, एक्स और वाई के बीच में कैसा रिलेशनशिप है। तो हमने बोला था कि इसका ये मतलब हमें समझ में आ रहा है कि जो वाई एक्सिस है वो कम चेंज हो रहा है, उसमें जो चेंज वो लेस प्रोपोर्शनेट है एज कंपेयर टू योर एक्स एक्सिस। तो क्या ये चीज आपने प्रैक्टिकली देखी? हम लोग देख रहे थे कि जो y की वैल्यूज है वो 5 से इंक्रीज हो रही थी, और वहीं अगर हम x की वैल्यूज देखें तो वो 10 से इंक्रीज हो रही थी। तो जो प्रोपोर्शनेट चेंज था वो हमें समझ में आ रहा था ना कि देखो y जो है वो सिर्फ जो है 5 से हो रहा है एंड x 10 से हो रहा है, तो लेस प्रोपोर्शनेट चेंज था y का एज कंपेयर टू x। इसलिए जो हमारा जो डायग्राम बना है उसमें x एक्सिस के टुवर्ड्स जो है या x एक्सिस के अलोंग जो है 30 डिग्री का जो ये कॉम्बिनेशन है ये हमें समझ में आया है, राइट। सो आई गेस की क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है। और जब आप इसको प्रॉपर आपके स्केल और पेंसिल से बनाओगे, प्रॉपर मेजरमेंट के साथ में बनाओगे, तो ये बिल्कुल जो है आपको 30 डिग्री का जो है लाइन मिलने वाली है। ऑल राइट, सो अब जो है यहाँ पर हमने क्या लिखा, द डायग्राम इंडिकेट्स दैट देयर इज अ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स x एंड y। कैसा कोरिलेशन है? परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। ओके, वाई परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन? बिकॉज जो है चेंजेस हमें वैसे ही दिखने को मिल रहे हैं। या फिर ये जो डायग्राम है ना, इसकी जगह पर आप एक चेंज कर सकते हो, एंड दैट वुड बी कि जो y एक्सिस है उस पर आप ये जो है ना 10, 20, 30, 40 मत लो, यहाँ पर लो आप 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड 35। ओके, और ऊपर 40 आ जाएगा आपका। तो अब जब आप इसकी लाइंस बनाओगे तो ये एकदम जो है ना आपकी स्ट्रेट लाइन ही बन जाएगी, मतलब कि 45 डिग्री की लाइन बन जाएगी। अब उससे हमें बस इतना समझ में आ रहा है कि उससे क्या समझ में आ रहा है, हम ये नहीं बोलेंगे कि इनके बीच का कोरिलेशनशिप चेंज हो गया, कोरिलेशन चेंज नहीं हुआ, लेकिन देखो जो 30 डिग्री की लाइन थी वो भी सही इन्फर कर रही थी ना कि आपका जो है x में ज्यादा चेंज है एज कंपेयर टू y। तो वो चीज तो क्लियर है, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परफेक्ट है, जीरो है कैसा नहीं है, तो उसके लिए ये चीज ले लो। आपका फर्स्ट पॉइंट इधर आ जाएगा, फिर ये 20 और 10 आ जाएगा, फिर ये 15 और 30 आ जाएगा, देन 20 एंड 40 आ जाएगा, फिर उसके बाद में 50 एंड 25 आ जाएगा। इस वे में जब आप बनाओगे तो ये लाइन जो है प्रॉपरली ऐसी भी आ जाएगी। ठीक है, तो दैट डिपेंड्स कि आपने जो है वैल्यूज कैसी ली है, उस पर जो है आपका आगे की चीजें डिपेंड करती हैं। ऑल राइट, आई गेस कि अच्छे से क्लियर हो गया है आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है हमारा, कैसा कोरिलेशन दिखा, एक पॉजिटिव कोरिलेशन हमें इन दोनों के बीच में देखने को मिला है। फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। गिव द एडवांटेजेस ऑफ कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है उसके हमें एडवांटेजेस बताने हैं। व्हाट इज कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन? हम लोग इसमें क्या, कौन से वैल्यूज को जो है या कौन से वेरिएबल्स पर जो है अपना कोरिलेशन फाइंड आउट करते हैं, तो वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं ऑन क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स, राइट। क्वालिटेटिव वेरिएबल्स पर जो है फाइंड आउट नहीं हो सकता आपका कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसमें हम लोग क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स पर फाइंड आउट करते हैं, और इसीलिए क्योंकि ये क्वालिटेटिव पर नहीं होता इसीलिए तो फिर स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन जो है वो जनरेट हुआ था। ठीक है, सो ये एक इसका क्या हो जाएगा, मैं सिर्फ आपको जो है एक ओवरव्यू दे रही हूँ, आपको याद करवा रही हूँ कि कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता क्या है। ठीक है, अब इसके हमें कुछ एडवांटेजेस बताने हैं, तो हम कुछ ये एडवांटेजेस लिख देंगे इसके। दैट इज कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इंडिकेट्स द रिलेशनशिप as positive or negative and thus direction of the relationship can be ascertained। यही चीज हमें पता है, प्लस 1 से -1 कैसे बता रहे हैं,
बिकॉज आपका ये जो है कार्ल पियर्सन ने ही दिया था, जब भी पॉजिटिव वैल्यूज आती है तो हम बोलते हैं कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है, जब नेगेटिव वैल्यूज आती है तो हम क्या बोलते हैं कि नेगेटिव रिलेशनशिप है, ठीक है। तो जो आपका कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है इंडिकेट करता है आपको जो है जो दो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन को, ठीक है। This measure gives a summarized and precise quantitative figure of correlation which can be interpreted easily and can provide meaningful results, ठीक है। ये जो मेजर है ये क्या देता है, ये एक समराइज्ड और प्रिसाइज क्वांटिटेटिव फिगर देता है कोरिलेशन का, जिसमें कि हम लोग जो है इजीली जो है इंटरप्रेट कर सकते हैं कि अच्छा दो वेरिएबल्स के बीच में कैसा कोरिलेशन होगा, ठीक है। इस चीज को हम इजीली एसर्टन कर सकते हैं। तो दैट मीन्स कि बहुत बड़े बड़े फिगर्स की जरूरत नहीं है, -1 +1 इस रेंज में तो वैसे भी आपके छोटे छोटे से ही फिगर्स आने वाले हैं। तो हम कुछ इन छोटे फिगर्स की हेल्प से जो है दो वेरिएबल्स के बीच का जो कोरिलेशन है उसे अच्छे से समझ लेते हैं, उसे अच्छे से जो है एसर्टेन कर लेते हैं। तो ये चीज भी क्या है, ये चीज भी एक एडवांटेजेस है कि हमें बहुत बड़े नंबर को इंटरप्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। सो दिस कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इंडिकेट्स द डायरेक्शन एंड आल्सो द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। इट शोज वेदर द रिलेशनशिप इज हाई, मॉडरेट और लो, ठीक है। ये जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है ये डायरेक्शन तो बता ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ में डिग्री भी बताता है रिलेशनशिप की, ठीक है। डायरेक्शन तो हमने फर्स्ट वाले में देख लिया कि पॉजिटिव नेगेटिव बताता है, लेकिन उसके साथ साथ में डिग्री ऑफ कोरिलेशनशिप भी बताई जाती है। हम लोगों ने जो है वेरियस डिग्रीज पढ़ी है, आप लोगों को याद ही होगी, +-0.9, फिर उसके बाद में 0.75 से लेकर 0.9 है ना, फिर 0.5 आता है आपका कुछ, मतलब कि 0.75 इतना तक, फिर उसके बाद में आता है 0.25 से 0.50 तक, राइट। फिर उसके बाद में आता है आपका क्या, 0। तो ये चीजें हम लोगों ने पढ़ी है, ये सारी जो डिग्री ऑफ कोरिलेशन है ये हम पढ़ चुके हैं। आई होप सो कि आप लोगों को याद है। तो उसमें हमारे पास में वेरियस स्लैब्स होते हैं कि ये एकदम हाईली कोरिलेटेड है, फिर ये थोड़ा सा एक्सेप्शनली हाई है, सॉरी, फिर हम बोलते हैं कि कुछ मॉडरेट है, फिर किसी में हम बोलते हैं कि लो कोरिलेशन है। तो बेसिकली आपका जो ये कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है इसमें आपको डायरेक्शन भी पता चलता है और इसमें आपको जो डिग्री ऑफ कोरिलेशन है ये भी पता चलती है, ठीक है। तो इसलिए ये चीज और एडवांटेजेस हो जाती है कि हम जो है दो वेरिएबल्स के बीच में इजीली बता पाते हैं कि कैसा कोरिलेशन है इन दोनों के बीच में। ये दोनों हाईली कोरिलेटेड हैं, ये दोनों मॉडरेटली कोरिलेटेड है, कैसे ये दोनों कोरिलेटेड है इस चीज को हम समझ पाते हैं। ऑल राइट, सो आई गेस कि आप लोगों को क्लियर हो गया है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। एकदम ही इजी थे, आई गेस कि अच्छे से क्लियर है और आप लोगों को समझ में भी आ गए हैं। फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। Calculate the correlation coefficient between x and y and comment on their relationship। हमें क्या करना है, हमें जो है कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है। व्हाट इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट, कौन सा मेथड यूज करना है, तो इसमें हम लोग मेथड यूज करेंगे कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। तो हम लोग अपना जो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है यूज करेंगे और उससे हम लोग बताएंगे कि x और y के बीच में कैसा कोरिलेशन है, कैसा रिलेशनशिप है एक दूसरे में, ठीक है। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं, बिकॉज ये चीजें वैसे भी अब हमें आगे लेनी ही पड़ेगी अपने जो है एग्जाम्पल में या अपने जो है इसको सॉल्व करने में। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स अपना फॉर्मूला क्या होता है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का, तो ये होगा दैट इज R इज इक्वल्स टू समीशन XY डिवाइडेड बाय अंडर रूट समीशन x² मल्टीप्लाइड बाय समीशन y², ठीक है। डायरेक्ट मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं, डायरेक्टली जो x और y की वैल्यूज हैं उनसे हम लोग अपना जो है कैलकुलेशन करने वाले हैं। तो इसमें अब हमें क्या चाहिए, इसमें हमें सबसे पहले x और y का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तब जाकर उन सबको ऐड कर कर हम समीशन XY निकाल पाएंगे। उसके बाद में हमें x का स्क्वायर निकालना पड़ेगा और y का स्क्वायर निकालना पड़ेगा और फिर ये जो स्क्वायर्स है उनको हमें ऐड करना पड़ेगा। जब हम सारे x के स्क्वायर्स को ऐड करेंगे तो हमें समीशन x² मिल जाएगा और जब हम सारे y के स्क्वायर को ऐड करेंगे तो हमें समीशन y² मिल जाएगा।
फिर उन वैल्यूज को हम यहाँ पर कर देंगे क्या, पुट, ठीक है। और फिर आगे जो है फर्दर हमारी कैलकुलेशन, जो हमारा फॉर्मूला है वो हम यूज करेंगे। तो देखो ये x आपके पास में ऑलरेडी था, ये y आपके पास में ऑलरेडी था, हमें समीशन x और समीशन y की कोई जरूरत नहीं है। एक्स वाई, हमें समीशन एक्स वाई चाहिए, तो उसके लिए x इंटू वाई करेंगे। बहुत ही इजी है, इन दोनों कॉलम्स को आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये वैल्यूज आपके पास में आ जाएगी। 1 इंटू 2 आ गया आपके पास में 2, 3 इंटू 6 कितना आ गया 18, 4 इंटू 8 कितना आ गया 32, देन 5 इंटू 10 आ गया आपके पास में 50, 7 इंटू 14 आ गया आपके पास में 98 एंड 8 इंटू 16 कितना आ गया 128। तो ये आपके पास में वेरियस एक्स वाई की वैल्यूज आ गई। जब आपने इन सारी वैल्यूज को ऐड की तो आपके पास में क्या आया, समीशन ऑफ एक्स वाई आया, दैट इज 328, ठीक है। ये आपका 328 आ गया है। इसके अलावा अब आपको क्या चाहिए, अब आपको एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर चाहिए। एक्स स्क्वायर फाइंड आउट कर ले, इन सारी वैल्यूज को आपको क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। एकदम इजी वैल्यूज है, देखो 1 का स्क्वायर वुड गिव यू 1, 3 का स्क्वायर क्या आ गया 9, 4 का स्क्वायर आ गया आपके पास में 16, 5 का स्क्वायर आ गया आपके पास में 25, 7 का स्क्वायर आ गया 49 एंड 8 का स्क्वायर आ गया कितना 64। तो ये हमारे एक्स स्क्वायर निकल गए। इन सभी को हमने ऐड किया तो आपके पास में जो है समीशन एक्स स्क्वायर आ गया, दैट इज 164। फिर उसके बाद में हमें वाई स्क्वायर चाहिए। वाई स्क्वायर के लिए क्या कर दो, इन सारी वैल्यूज को कर दो आप क्या, इन सारी वैल्यूज का आप स्क्वायर निकाल दो, ठीक है। दैट इज 2 स्क्वायर विल गिव यू 4, 6 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 36, 8 का स्क्वायर हो गया आपका 64, 10 का स्क्वायर आ गया आपका कितना 100, 14 का स्क्वायर विल गिव यू 196 एंड 16 का स्क्वायर आ गया आपके पास में 256, ठीक है। अब आपको क्या कर लेना है, समीशन ऑफ वाई स्क्वायर निकालना है। इन सारी वैल्यूज को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास में समीशन निकल जाएगा। तो इन सारी वैल्यूज को ऐड जब आपने किया तो आपके पास में समीशन वाई स्क्वायर आ गया कितना 656, ठीक है। तो अब आपके पास में समीशन वाई स्क्वायर है, समीशन एक्स स्क्वायर निकल गया है, समीशन एक्स वाई भी हम लोगों ने निकाल लिया है। तो अब जो है हम इन सारी वैल्यूज को, इन तीनों ही वैल्यूज को क्या करेंगे, पुट करेंगे अपने फॉर्मूले में, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा फॉर्मूला, दैट इज आर इज इक्वल्स टू समीशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट समीशन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय समीशन वाई स्क्वायर, ठीक है। तो समीशन एक्स वाई यहां पर हमने लिखा कितना 328, इसको हमने किया डिवाइडेड बाय अंडर रूट, ये आपका 656 आएगा। ये स्लाइड सी जो है ना थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो जाती है, तो प्लीज डोंट माइंड इट। उसको जो है वहां पर जो आपने सारा समीशन ऑफ वाई स्क्वायर निकाला वही आप लिखोगे, तो ये आ जाएगा आपका 164 मल्टीप्लाइड बाय 656। अब सबसे पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, और फिर उस नंबर का क्या निकालोगे, आप स्क्वायर निकालोगे। अब किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना मैंने आपको पहले भी सिखाया है, तो आई होप सो कि आप लोगों को पता है। एक बार और बता देती हूँ स्क्वायर कैसे निकालना है। इस नंबर का नहीं बता रही हूँ मैं, डायरेक्टली सिर्फ एक नंबर का आपको स्क्वायर निकाल के बता देती हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लो हमने जो है हमारा नंबर लिया है क्या 164 ले लेते हैं, ठीक है। हमें 164 का क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। कैसे निकालेंगे, आपको ग्रुप्स बनाने। कैसे ग्रुप्स बनाने, पीछे से स्टार्ट करना है, दो दो का ग्रुप बनाना है। 64 एक ग्रुप में आया और जो 1 है वो अब एक ग्रुप में आया। अब आपको क्या करना है, अब आपको आपका जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है वो आप लोग यूज करने वाले हो, जिसमें कि हम लोग बेसिकली करेंगे क्या, इसमें हम लोग बेसिकली ये करते हैं कि यहाँ पर जो नंबर लिखा है वही नंबर यहाँ पर लिखा जाता है। अगर मैं 2 लिख लूंगी, अगर मैंने यहाँ पर 2 कर दिया तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, जो कि 1 से ज्यादा हो जाएगा। बट मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, ऐसा नंबर जो कि 1 से छोटा हो या 1 के बराबर हो। तो 1 इंटू 1 हम लोग कर दें तो यह आ जाएगा आपका कितना 1। अब आपका इसमें से रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, ये 64 दोनों ही जो है ये आ जाएंगे हमारे नीचे, ठीक है। मतलब कि ये जो है आपके नेक्स्ट वाली स्टेप में आ जाएंगे। अब यहाँ पर जो आप नंबर लिखते हो उसको आपको क्या करना है, यहाँ पर करना है ऐड। अब 1 + 1 कितना आ गया 2 आ गया। नाउ आपको एक ऐसा नंबर लेना है जो कि आप यहाँ पर लिखने वाले हो और वही आप मल्टीप्लाई करोगे। दैट मीन्स जो नंबर आप यहाँ पर लिखोगे उसी को आप यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। सो अब क्या नंबर लिया जाए, जैसे कि देखो अगर मैंने 21 लिया है तो बस मैं उसका मल्टीप्लीकेशन भी 1 से ही करूंगी, यह आ गया मेरा 21। अगर मैं इसकी जगह पर ले रही हूँ 25, तो अगर मैंने यहाँ पर 5 लिया है तो यहाँ पर भी हम 5 से ही मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 5 इंटू 5 आ जाएगा आपका 25, 5 इंटू 2 कितना आ जाएगा 10, 11, 12, 125
जो कि हम क्लियरली देख सकते हैं 64 से बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। तो अब इसकी जगह पे मैं यहाँ पर 3 लेकर देख लेती हूँ। ये मैंने 3 ले लिया, 3 इंटू 3 9 हो गया, एंड 3 इंटू 2 कितना हो गया 6 हो गया, 69 जो कि आपके 64 से बड़ा है। नाउ ये तो हमें पक्का हो गया कि ये यहाँ पर 2 ही आने वाला है, बिकॉज 3 बड़ा हो गया है। तो 2 इंटू 2 4 हो गया और ये भी 4 हो गया। ऑल राइट, तो मैंने यहाँ पर 2 लिया, ये यहाँ पर 2 लिखा, यहाँ पर हमने लिखा कितना 44, रिमाइंडर बचा हमारे पास में 20। अब वो जो 2 है उसको हम इधर पर ऐड करने वाले हैं। अब ये इसको ऐड करो, 22 प्लस 2 ये हो गया आपका 24। अब आपको यहाँ पर एक थर्ड नंबर लेना है, ठीक है। अब अगर मैं 24 वैसे ही आपके 20 से बड़ा है तो दैट मीन्स आपको जो है डेसिमल की जरूरत लेनी पड़ेगी। यहाँ पर हमने लगाया डेसिमल, तो 2 जीरोस आ गए, ग्रुप में आएंगे, ठीक है। तो अब ये 2 जीरोस को हम यहाँ पर लिखेंगे। अब फिर से हम क्या करेंगे, इस 24 के आगे हम एक ऐसा नंबर लेंगे 24, यहां पर एक नंबर लो और यहां पर भी एक नंबर लो जो कि आपके 2000 से कम हो। अब सबसे पहले हम 5 से देख लें क्या, तो 2 4 5 और इधर पे भी 5 ले लिया जाए, तो 5 इंटू 5 आ जाएगा आपका 25, 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 20, एंड प्लस 2 कर दो तो ये हो गया 22। ये आ गया हमारा कितना, जो आपका 5 2 है ये 10 हो गया, एंड प्लस 2 12 हो गया। ये आपके 2000 से काफी छोटा है, तो यहाँ पर हम दूसरा नंबर ले लेते हैं। हम यहाँ पर ले लेते हैं 7 इंटू 7 कितना हो जाता है 49, 7 इंटू 8 हो जाता है आपका, सॉरी 7 इंटू 4 हो जाता है आपका 28, प्लस 4 विल गिव यू 32। ये हो गया 14, 15 16 17, 1729 जो कि काफी पास है आपके इसके। 2 4 8 से एक बार ट्राई करके देख लो, वैसे तो आई गेस कि शायद ये नहीं होगा। 2 4 8 से आराम से देखते हैं। 8 इंटू 8 64 हो जाएगा, 32 प्लस 6 विल गिव यू व्हाट, 32 प्लस 6 हो जाएगा आपका 38। ये हो गया 16 17 18 19, बस ये आ गया आपका 9 से। तो ये ना आप जो है 8 से ले लोगे, आपने यहाँ पर 8 लिखा, यहाँ पर भी 8 लिख दिया, तो दैट मीन्स 164 का जो रूट है वो कितना निकल जाएगा 12.8। इसी वे में आप किसी भी नंबर का जो रूट है वो निकाल सकते हो। अब इस केस में आपको पहले रूट मत निकालना, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना और फिर उसके बाद में रूट निकालना, ठीक है। तो जब आप रूट निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 328। सो 328 डिवाइडेड बाय 328 विल गिव यू 1। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि कैसा को रिलेशनशिप है हमारे x और y के बीच में। x और y के बीच में एक जो है परफेक्ट पॉजिटिव को रिलेशनशिप है, ठीक है। पॉजिटिव क्यों बोला, क्योंकि आंसर नेगेटिव में नहीं आया, आंसर पॉजिटिव में आया, इसलिए हम उसे पॉजिटिव को रिलेशनशिप बोलेंगे। ऑल राइट, सो आई गेस कि ये चीज जो है, ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है। फिर आता है क्वेश्चन, कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड यूजिंग शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड की हेल्प से जो है हमें कोरिलेशन फाइंड आउट करना है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास में गिवन है। अब हमें स्पेसिफिकली बोल दिया गया है कि शॉर्टकट मेथड, तो आपको वही मेथड यूज करना पड़ेगा, आप कोई और मेथड का यूसेज नहीं कर सकते हो। तो चलो स्टूडेंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशनशिप होने वाला है वो। शॉर्टकट मेथड में बेसिकली हमारे पास में क्या होना चाहिए, एक अज्यूम्ड मीन होना चाहिए, राइट। उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक वैल्यू को अज्यूम करते हैं कि ये क्या है, ये है हमारा मीन, ठीक है। तो एक अज्यूम्ड मीन होना चाहिए आपके पास में, उसके बाद में आप उससे डिविएशंस निकालते हो और फिर जो है आपका जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करते हो। सबसे पहले इसका फॉर्मूला देख लें, तो ये कुछ हमारा फॉर्मूला है। नाउ आपको ये फॉर्मूला थोड़ा अलग लग रहा होगा, इस फॉर्मूले को मैं वैसा बना दूं जैसा आपको चाहिए, ठीक है। देखो ये जो सबसे ऊपर वाली चीज है, हम इसे सॉल्व करें, समीशन ऑफ dx dy माइनस समीशन ऑफ dx मल्टीप्लाइड बाय समीशन ऑफ dy डिवाइडेड बाय n। अब इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले एलसीएम लूंगी। इस n को हमें इस साइड भी लेना ही पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, जब हम एलसीएम लेंगे तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, दैट विल बिकम n समीशन dx dy। अब इसमें आगे आएगा माइनस समीशन dx मल्टीप्लाइड बाय समीशन dy, ठीक है। ये पूरा अब डिवाइड में आएगा किसके, n के। ऑल राइट, ये हमारा जो ऊपर वाला जो हमारा न्यूमरेटर है वो मैंने लिखा है। अब इसके बाद में ये एक और इधर हम क्या लगाएंगे, डिवीजन का अपना साइन लगाएंगे, क्योंकि अभी हमें इसके डाउन साइड वाला भी करना है। अब फिर से इस वाली चीज को भी मैं देखूं
तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, एलसीएम लेके n को जो है वो सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। तो n जो है वो इस साइड आ जाएगा मेरा, दैट इज अंडर रूट क्या हो जाएगा आपका n समीशन dx स्क्वायर माइनस समीशन dx स्क्वायर, समीशन dx दी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, फिर ये मल्टीप्लाई का साइन आएगा और इस साइड भी हमारा जो है इस चीज को सॉल्व कर देंगे सेम इसी वे में, अंडर रूट n समीशन dy स्क्वायर माइनस समीशन dy दी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ऑलराइट, अब एक चीज समझो स्टूडेंट्स, ये n और ये n दोनों वैल्यूज तो सेम ही होने वाली है, तो जब आप इसको रूट से बाहर निकालोगे, यहाँ पर जो है रूट में वो हाफ हो गया, यहाँ पर वो फिर हाफ हो गया, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो हाफ हाफ जो है वो मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, एक फुल बन जाएगा। तो यहाँ पर आपका एक n आ रहा है और एक n इधर पर है। अगर आपको मतलब इतनी मैथ्स तो आप लोगों को आती है, तो उसके हिसाब से हम लोग सॉल्व करें, तो यहाँ पर जो वैल्यू और जो एकदम एक्सट्रीम जो हमारा डिनोमिनेटर होता है उसमें जो वैल्यू होती है वो कैंसिल आउट हो सकती है, या वो हम उसे क्या कर सकते हैं, उसे जो है हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में। तो ये n और ये n क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। दैट मीन्स अब ना तो इस वाली प्लेस पर n बचा है और ना ही यहाँ पर n बचा है, तो फिर अब हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या रह जाएगा, वो फॉर्मूला हमारा सिर्फ और सिर्फ ये इतना रह जाएगा, ठीक है। दैट इज n समीशन dx स्क्वायर माइनस समीशन dx दी होल स्क्वायर, ये अंडर रूट आया, और इस साइड पर क्या आया, n समीशन dy स्क्वायर माइनस समीशन dy दी होल स्क्वायर, वो भी अंडर रूट में, और ये चीज जो है वो एक्सट्रीम इसके जो है ऊपर आ जाएगी, दैट इज समीशन n समीशन dx dy माइनस समीशन dx मल्टीप्लाइड बाय समीशन dy। नाउ आई गेस कि ये जो फॉर्मूला है ये आपको काफी फेमिलर फॉर्मूला लग रहा होगा, बिकॉज ऐसा ही जो फॉर्मूला है हम लोगों ने पढ़ा। यहाँ पर डिफरेंस क्या हो गया, यहाँ पर बस ये जो एक स्टेप है ना वो एक्स्ट्रा हमें करनी पड़ रही है, ये n वाली। तो आपको नहीं लग रहा है ये मत करो, डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूलेज में डिफरेंस कुछ नहीं है, बस ये इसका थोड़ा सा सिंप्लीफाइड मॉडल जो है वो ये वाला होता है। ऑलराइट, हम लोगों ने अभी तक ये वाला पढ़ा है, आप इसी को यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बस वो एक फॉर्मूला आपको दे दिया, मतलब कि इसी का जो है एक एक्सपैंडेड वर्जन दे दिया है, तो उसमें भी कोई भी काइंड ऑफ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आई गेस कि ये चीज आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई है। अब आप लोग जो है फॉर्मूले से रिलेटेड इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप लोगों को कोई भी डाउट्स नहीं आएंगे, आई होप सो, ठीक है। एंड अब वो एकदम क्लियर हो गई तो आना भी नहीं चाहिए। बाकी मैंने जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन या जो भी कैलकुलेशन की है वो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला की है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। आपको इससे करना है, इससे कर लो। इन सब की जो कैलकुलेशन है, n समीशन dx dy और ये जो है आपका dx dy का होल समीशन जो है, ये सब कुछ तो हम लोग फाइंड आउट कर ही लेंगे। अब आप वैल्यूज को इसमें रखो या वैल्यूज को इसमें रखो, उसके बाद में वैल्यूज तो आपकी सेम ही आएगी, तो अल्टीमेटली आपका जो आंसर है वो तो सेम ही आएगा, ठीक है। तो आपको जो लगे उस वे से आपको आपका सोल्यूशन करना है, ठीक है। आपका ये जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना होगा। अब आ जाते हैं वापस अपने सोल्यूशन पर, और जो सारी एक एक फिगर उन्हें फाइंड आउट कर लेते हैं और फिर अपने फॉर्मूले पर चले जाएंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम x की कैलकुलेशन कर लेते हैं, x में जो भी कैलकुलेशन है, उसके बाद में y की सारी कैलकुलेशन कर लेंगे और एट द एंड जो dx इंटू dy करना है वो कर देंगे। नाउ शॉर्टकट मेथड है, तो हमें बहुत अच्छे से एक चीज पता है कि हमें डिविएशंस निकालने होंगे, वो भी किससे, अज्यूम्ड मीन से। ऑलराइट, तो आपका ये जो वैल्यूज है, जैसे कि x है, तो इसमें से आप एक वैल्यू को अज्यूम करोगे कि आपकी क्या होने वाली है, मीन होने वाली है। सो इन दिस केस हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि 12 क्या है, 12 हमारा जो है वो मीन है, ठीक है। अब डिविएशन निकालना है, कैसे निकालेंगे, x माइनस ए करके, बस यही चीज आपको यहाँ पर करना है, x माइनस ए, दैट इज 4 माइनस ए क्या है आपका 12 है, फिर 6 माइनस आपको क्या करना है, 12 करना है, 7 माइनस 12, 12 माइनस 12 करोगे एंड 20 माइनस 12 करोगे, तो आपकी जो वेरियस वैल्यूज है ऑफ dx वो निकल जाएगी। तो 4 माइनस 12 आ जाता है आपके पास में -8, 6 माइनस 12 आ जाता है आपके पास में -6, 7 माइनस 12 कितना आ जाता है, -5, 12 माइनस 12 0 हो जाता है एंड 20 माइनस 12 हो जाता है आपका 8, ठीक है। तो ये जो है आपकी वेरियस वैल्यूज निकल गई किसकी, डिविएशन की, दैट इज dx की। अब आपको क्या करना है, इन सब का स्क्वायर करना है, ठीक है।
के एक एक वैल्यू का आपको स्क्वायर निकालना है, दैट इज dx स्क्वायर जो है ये हमें करना है फाइंड आउट। नाउ -8 का स्क्वायर क्या होगा, +64 होगा। -8 इंटू -8 विल गिव यू +64, ठीक है। माइनस माइनस के साइन वैसे भी प्लस हो जाते हैं जब उनका स्क्वायर निकालते हैं। तो 8 का स्क्वायर आ जाएगा आपका कितना, 64। देन 6 का स्क्वायर क्या होता है आपका 36, 5 का स्क्वायर होता है हमारा 25, 0 का स्क्वायर 0 एंड 8 का स्क्वायर होता है आपका 64, ठीक है। तो ये जो है आपके वेरियस dx स्क्वायर जो है वो निकल गए। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हमें समीशन dx भी चाहिए और समीशन dx स्क्वायर भी चाहिए। तो पहले जो है अपना समीशन dx फाइंड आउट कर ले। तो ये हमारी dx है, इसमें से हम क्या निकालेंगे, समीशन dx। अब इसमें ये माइनस माइनस जो है इन्हें हम एक साथ में जो है पहले ऐड कर लेंगे और फिर इस 8 को हम लोग कंसिडर करेंगे। अब देखो -6 एंड -5 क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन क्या लगेगा, माइनस का ही लगेगा, बिकॉज यहाँ पर दोनों ही फिगर्स हमारे माइनस है तो साइन तो हमारा माइनस ही लगेगा। माइनस माइनस प्लस होता है, -6 -5 विल गिव यू -11। अब -11 -8 फिर से माइनस माइनस है तो ये जो है इसका एप्लीकेशन क्या है, दोनों होंगे ऐड लेकिन साइन माइनस का लगेगा। तो ये आ गया हमारे पास में -19। अब -19 + 8, अब प्लस माइनस क्या होने वाला है, प्लस माइनस आपका माइनस होने वाला है और साइन कौन सा लगेगा, सो इन दिस केस हमारा माइनस का साइन लगेगा बिकॉज जो हमारा लार्जर नंबर है वो है 19 और 19 के पास में नेगेटिव का साइन है। तो -19 + 8 विल गिव यू व्हाट, -11। तो समीशन ऑफ dx क्या आ गया, समीशन ऑफ dx आ गया आपका -11। अब इसके बाद में आपको समीशन ऑफ dx स्क्वायर चाहिए, इन सारी वैल्यूज को आप ऐड कर दो। तो जब आप इन सारी वैल्यूज को ऐड करोगे तो आपके पास में क्या आया, समीशन ऑफ dx स्क्वायर दैट इज 189, ठीक है। अब ये जो x की कैलकुलेशन थी, x में जो हमें dx और समीशन dx स्क्वायर चाहिए वो हमने फाइंड आउट कर लिए और n हमने बता दिया 5 है। n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। इन सबको ऐड नहीं करना है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है n आपका। सो 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारे 5 हो गए। अब जैसे हमने प्राइस में दैट इज हमारे x वेरिएबल में सारी कैलकुलेशन की है, सेम वे में हम अपने y वेरिएबल में भी जो है अपनी पूरी कैलकुलेशन कर लेंगे। ये y की सारी वैल्यूज जो कि एज इट इज क्वेश्चन में गिवन है वो हमने ली। उसके बाद में डिविएशन निकालने हैं, dy में क्या करेंगे, y - a। फिर से अब हमें जो है इस y में से एक वैल्यू को अज्यूम करना है कि हमारी क्या होगी, मीन होगी, ठीक है। तो अब जो है हम लोग 18 को मान रहे हैं a, दैट मीन्स 18 जो है वो हमारा एक अज्यूम्ड मीन हम लोगों ने लिया है। उसके बाद में हमें इसमें से डिविएशन निकालना है, y - a करना है, दैट इज हर एक वैल्यू में से हमें क्या करना है, -18 करना है। तो 8 - 18 कितना आ गया, -10 आ गया। फिर 12 - 18 क्या आ गया आपका, -6 आ गया। 18 - 18 जो है वो आ गया आपका 0। 20 - 18 कितना आ गया, 2 एंड 24 - 18 कितना आ गया, 6, ठीक है। तो ये जो है आपकी जो वेरियस डिविएशंस है ये निकल गई। अब हमें जो है इन डिविएशंस का स्क्वायर करना है, ठीक है। dy स्क्वायर निकालेंगे, अभी तक dy निकला, अब dy स्क्वायर निकाल लो। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। देन 6 का स्क्वायर विल गिव यू 36, 0 का स्क्वायर 0 है, 2 का स्क्वायर आ गया 4 एंड 6 का स्क्वायर आ गया आपके पास में 36, ठीक है। तो अब आपके पास में वेरियस जो dy स्क्वायर है वो वैल्यूज भी हैं और वेरियस जो dy है उनकी वैल्यूज भी है। आपको चाहिए समीशन dy और समीशन dy स्क्वायर। समीशन dy निकाल लो स्टूडेंट्स। अब अगर मैं देखूं तो यहाँ पर -6 है, ये +6 है। -6 + 6 आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो क्या मैं इन दोनों को कैंसिल कर दूं, क्यों फालतू में कैलकुलेशन करना, मैं पहले उसको 10 में प्लस करूं, इधर 2 और 6 को प्लस करूं और फिर माइनस करूं, ठीक है। मैंने डायरेक्टली जो है -6 + 6 को क्या कर दिया, 0 कर दिया, उनका इफेक्ट नलीफाई हो गया। नाउ -10 + 2, प्लस माइनस क्या होने वाला है, माइनस होगा। साइन कौन सा लगेगा, साइन भी माइनस का लगेगा बिकॉज 10 जो कि हमारा लार्जर नंबर है इसके पास में माइनस का साइन है। तो -10 + 2 आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका -8। तो समीशन dy क्या हो गया, समीशन dy हो गया आपका -8, ठीक। तो आपकी जो समीशन dy है वो निकली। इसके बाद में समीशन dy स्क्वायर चाहिए, इन सारी वैल्यूज को आप क्या कर दो,
ऐड कर दो तो आपके पास में समीशन डी वाई स्क्वायर जो है वो निकल जाएगी, दैट वुड बी 176। ठीक है, तो समीशन डी वाई स्क्वायर आ गई हमारी 176। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए समीशन डी एक्स डी वाई। तो अब सबसे पहले हम dx और dy को करेंगे मल्टीप्लाई। व्हाट इज dx एंड dy? ये आपका dy है स्टूडेंट्स और ये आपका dx है। ठीक है, तो आपको इन दोनों वैल्यूज को अब मल्टीप्लाई करना है तो आपको मिलेगा dx dy। ठीक है, तो -8 मल्टीप्लाइड बाय -10, माइनस माइनस का साइन क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो बेसिकली हमें क्या करना है, 8 × 10, तो यह आ गया आपका कितना, 80। फिर ये फिर से माइनस माइनस के साइन है, दोनों का इफेक्ट प्लस हो जाएगा, मतलब कि साइन अब प्लस का लिखेंगे हम। एंड 6 × 6 कितना हो जाता है, ये हो जाता है आपका 36। फिर इसके बाद में यहाँ पर 0, तो ऑब्वियस सी चीज है कि यहाँ पर जो है 0 आ जाएगा, और वहां अगर हम नेक्स्ट वाले में dx में देखें तो वो 0 है, इसलिए ये भी 0 आ गया। नाउ 8 × 6 करेंगे तो ये आ गया आपके पास में 48। ठीक है, तो ये हमारा जो dx dy की जो वेरियस वैल्यूज है वो हमें मिल गई है। अब हमें क्या चाहिए, समीशन dx dy चाहिए। इन सारी वैल्यूज को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 80 + 36 + 48, तो ये आ गई आपके पास में समीशन dx dy, दैट इज 164। अब जो सारी कैलकुलेशंस करनी थी वो हमने कर ली है, जो जो फिगर्स की जरूरत थी वो हमने फाइंड आउट कर लिया, जो जो फिगर्स हमारे फॉर्मूले में रिक्वायर्ड थे वो हमने फाइंड आउट कर लिए। अब इन सारे फिगर्स को यूज करके हम अपना जो ये कोरिलेशन है, ठीक है, बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई, ये कर लेंगे फाइंड आउट। तो अब इन सारी वैल्यूज को हम लिख देते हैं। समीशन dx dy हमने लिया 164, समीशन dx हमारा है -11, समीशन dy है हमारे पास में -8, और n क्या है, n है आपका 5। ठीक है, और इसको डिवाइड किया और अंडर रूट में लिया, समीशन dx स्क्वायर लिया हमने 189, समीशन dx दी होल स्क्वायर। तो आपका ये जो समीशन dx है ये कितना है, -11 है, -11 का पूरे का स्क्वायर निकालो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11 × 11 कितना हो जाता है, 121। तो ये हमने 121 ले लिया और उसको डिवाइड किया किससे, 5 से। फिर इस साइड देखें तो समीशन dy स्क्वायर ये आ गया आपका 176 माइनस समीशन dy दी होल स्क्वायर। dy क्या था हमारा, समीशन dy है हमारे पास में -8, इस -8 का पूरे का स्क्वायर निकाल लो, माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 8 × 8 64 हो जाता है, तो यह आ जाता है आपका 64 और ये n आ जाता है आपके पास में 5। ठीक है, अब इस चीज को हमें क्या कर लेना है, अब बस हमें इन वैल्यूज को सॉल्व करते जाना है। दैट इज ये 164 को एज इट इज लिया, -11 - 8 विल गिव यू व्हाट, माइनस माइनस प्लस हो गया, 11 × 8 88 हो गया, और इसको डिवाइडेड बाय 5 कर दिया। डिवाइडेड बाय, इसको फिर से डिवाइड करेंगे, अंडर रूट 189 माइनस 121 डिवाइडेड बाय 5 करो तो आंसर आया है 24.2, और मल्टीप्लाइड बाय 176 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 5 करो तो यह आंसर आ जाता है आपका 12.8। ठीक है, अब इसको और हमें सॉल्व करना है, इन दोनों को माइनस करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, और ऊपर 164 माइनस 88 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे। ठीक है, तो कुछ ये हमारे पास में वैल्यूज आएगी, 164 माइनस 17.6 डिवाइडेड बाय 164.8 अंडर रूट प्लस मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 163.2। अब आपको क्या कर लेना है, इन दोनों के रूट्स निकाल लेना है। आप दोनों के रूट्स निकाल लोगे, उसके बाद में आप दोनों को करोगे मल्टीप्लाई। अब रूट्स कैसे निकालने हैं स्टूडेंट्स, ये चीज मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस वाले क्वेश्चन में समझा चुकी हूँ, तो इसलिए अब मैं इसे वापस से नहीं समझा रही हूँ। आई एम अज्यूमिंग कि आपने पहले वाले क्वेश्चन में, इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में अच्छे से समझ लिया है कि रूट्स को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, तो अब जो है इनकी जब आप दोनों की रूट्स निकाल लोगे तो आपके पास में वैल्यूज आएंगी 12.84 मल्टीप्लाइड बाय 12.77, और हमारे न्यूमरेटर में क्या आया, इन दोनों को माइनस किया हमने तो ये 146.4। ठीक है, अब 146.4 डिवाइडेड बाय इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आ गए आपके पास में 163.97, दोनों को डिवाइड कर देना, डिवाइड करने पर आंसर आ जाएगा 0.89। अब ये जो 0.89 है ये कैसा कोरिलेशन हमें बता रहा है इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में, तो ये जो है हमें एक हाई लेवल ऑफ जो है कोरिलेशन बता रहा है, राइट।
मॉडरेटरी हाई बोलेंगे हम इसे, एकदम जो है हाई नहीं है, एकदम ये परफेक्टली कोरिलेटेड नहीं है, बट स्टिल काफी हाई कोरिलेशन हम इनमें बोल सकते हैं। और कैसा कोरिलेशन है? पॉजिटिव है, बिकॉज ये जो हमारा आंसर आया है 0.89 ये पॉजिटिव में है, इसलिए हम इसे पॉजिटिव कोरिलेशन बोलेंगे। ऑल राइट, सो आई गेस कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से जो है क्लियर हो गया है। ठीक है, फिर आगे चले। अब आगे जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो क्या है? राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दी फॉलोइंग। हमें शॉर्ट नोट जो है वो लिखना है इन तीनों पर, डिग्री ऑफ कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन एंड नेगेटिव कोरिलेशन। तो बेसिकली डिग्री ऑफ कोरिलेशन जो है उसमें आपको जो वेरियस डिग्रीज है वो एक्सप्लेन कर देनी है। पॉजिटिव कोरिलेशन में आप क्या बता दोगे? पॉजिटिव कोरिलेशन में बता दोगे कि इसका मतलब क्या होता है, इससे हम क्या सिग्निफाई करते हैं, एंड नेगेटिव कोरिलेशन में वो चीज हम एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो चलो अब इसका सोल्यूशन देखें। तो डिग्री ऑफ कोरिलेशन, द डिग्री ऑफ कोरिलेशन ऑन द बेसिस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज डिटरमाइंड एज गिवन बिलो। जो डिग्री ऑफ कोरिलेशन है वो कुछ ऐसे डिटरमाइन की जाती है। सबसे पहले आया हमारे पास में परफेक्ट कोरिलेशन। व्हाट डू वी मीन बाय परफेक्ट कोरिलेशन? व्हेन द चेंजेस इन टू रिलेटेड वेरिएबल्स आर एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल, इट इज कॉल्ड परफेक्ट कोरिलेशन। ठीक है, जब जो चेंजेस हैं दो रिलेटेड वेरिएबल्स में वो क्या है? एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसे हम परफेक्ट कोरिलेशन कहते हैं। The value is described as +1 and if equal proportional changes are in the reverse direction, this is perfect negative correlation and described as -1। ठीक है, तो अगर दोनों में पॉजिटिव कोरिलेशन है तो हमें +1 मिलता है, और अगर नेगेटिव है परफेक्ट कोरिलेशन तो वो -1 मिल जाता है। देन आता है क्या? एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। इन केस ऑफ इंटरडिपेंडेंसी, इन केस इंटरडिपेंडेंसी एग्जिस्ट बिटवीन टू वेरिएबल्स or no relationship is found between the changes in them, there is absence of correlation। ठीक है, यहां पर हम इंडिपेंडेंसी बोलेंगे, इंटर नहीं बोलेंगे, इंडिपेंडेंसी हो गई उनकी, कि अगर जो है दो जो वेरिएबल्स है वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, वो मतलब उनके बीच में हमें कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है और कोई रिलेशनशिप हम लोग उसमें ढूंढ भी नहीं पा रहे हैं, तो फिर ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे कि उन दोनों के बीच में कोरिलेशन एब्सेंट है। ठीक है, देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन देम, और इसकी जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन विल बी 0। ठीक है, वैल्यू क्या आ जाएगी? वैल्यू जो है वो आपकी 0 आ जाएगी। उसके बाद में हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन में हम क्या बोलेंगे? व्हेन कोरिलेशन लाइज इन बिटवीन 0.75 एंड 1, इट इज सेड टू बी हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, अगर एग्जैक्टली 1 हो जाएगा तो वो परफेक्ट हो जाता है, लेकिन अगर 0.75 से 1 तक है बीच में तो उसे हम क्या बोलते हैं कि दिस इज हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, फिर उसके बाद में मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन किसे बोला जाएगा? When correlation lies between 0.25 and 0.75, it is said to be moderate degree correlation। moderate degree कब बोल देंगे? अगर वो 0.25 और 0.75 के बीच में लाई कर रहा है तो हम बोलेंगे कि हाँ ठीक है, दोनों के बीच में हल्का फुल्का कोरिलेशन हमें देखने को मिल रहा है। एंड लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन कब बोलेंगे? जब वो 0 से 0.25 के बीच में जो है वैल्यू जो है वो लाई करती है, तो उस केस में हम बोलते हैं कि दोनों जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनके बीच में कैसा कोरिलेशन है? लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन है, काफी कम कोरिलेशन है। ऑल राइट, सो आई गेस कि ये चीज क्लियर है आपको। जो हमारा डिग्री ऑफ कोरिलेशन है ये क्लियर है। ये जो वेरियस डिग्रीज होती है, जो ये 5 काइंड ऑफ डिग्रीज हम पढ़ते हैं, आई गेस ये क्लियर है। अब हर एक चीज में, जैसे कि हमने फर्स्ट वाले में पढ़ा था परफेक्ट कोरिलेशन में कि पॉजिटिव और नेगेटिव है, सेम वे में हर एक चीज में जो है ये सारे ही हमारे सारी जो डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन है इनमें आपको पॉजिटिव और नेगेटिव देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव आपका आंसर आ रहा है तो आप क्या बोलोगे कि आपका कोरिलेशन कैसा है? तो ऐसे केस में आप बोलोगे कि जो है पॉजिटिव कोरिलेशन है, दोनों जो आपके वेरिएबल्स हैं वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, और अगर हम बोलते हैं नेगेटिव है तो फिर उसका मतलब क्या हो जाता है? उसका मतलब हो जाता है कि उन दोनों के बीच में अपोजिट कोरिलेशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, सो यही पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन वही चीज हो जाती है जो अभी अभी मैंने एक्सप्लेन की। एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखने वाले हो आप लोग इसके आंसर में। सो व्हेन बोथ द वेरिएबल्स आर
मूविंग इन द सेम डायरेक्शन कोरिलेशन इज सेड टू बी पॉजिटिव। जब दोनों ही वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो जो कोरिलेशन है वो हम क्या बोलते हैं कि कैसा है, पॉजिटिव है। फॉर एग्जाम्पल, इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी टेंड्स टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जब डिमांड अगर बढ़ रही है एक किसी भी कमोडिटी की तो इसकी वजह से जो उसका प्राइस है वो भी इंक्रीज होने लगता है। तो ये क्या पॉजिटिव रिलेशन है? यस, एक इंक्रीज हो रहा है तो उसकी वजह से दूसरा भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इसे हम पॉजिटिव बोलते हैं। और वहीं अगर मैं नेगेटिव कोरिलेशन की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, कोरिलेशन इज सेड टू बी नेगेटिव और इनवर्स। ठीक है, और इनवर्स बोलेंगे इफ द वेरिएबल्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शंस। For example, when the supply of a commodity increases, the price of the commodity comes down। ठीक है, तो जब कोरिलेशन जो है दो चीजों के बीच में हमें अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब कि जो वेरिएबल्स हैं अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, जैसे कि सप्लाई के बढ़ने से जो है प्राइस कम हो गई है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज नेगेटिव कोरिलेशन। ऑल राइट, सो आई गेस कि ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया है आप लोगों को कि जो वेरियस डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन एंड नेगेटिव कोरिलेशन क्या होते हैं। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Marks obtained in maths and economics obtained by 6 students are given below. Calculate rank coefficient of correlation. क्या कैलकुलेट करना है हमें, रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन करना है, फाइंड आउट। ठीक है, क्या गिवन है आपके पास में, स्टूडेंट्स गिवन है ए बी सी डी ई एफ, रैंक्स गिवन है मैथ्स में एंड रैंक्स गिवन है इकोनॉमिक्स में। अब ये जो है स्टूडेंट्स रैंक्स, बेसिकली यहाँ पर हम क्या इसको अज्यूम करेंगे, दीज आर मार्क्स। ठीक है, अगर ये एज इट इज कभी आपके एग्जाम में भी आ जाए तो आप इसको मार्क्स अज्यूम करना, रीजन बीइंग कि ये आप नंबर्स देखो 85, 60, 55, 65, these are not the ranks। ये जो है एक्चुअल में आपको मार्क्स बता रहा है। अब हम जो है इससे रैंक अपनी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप इसको नहीं लेने वाले हो। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी रैंक फाइंड आउट करेंगे। रैंक कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो हमारे पास में पूरी सीरीज गिवन है उसमें या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में चलोगे या फिर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में चलोगे, एक किसी भी ऑर्डर में चलोगे। अगर आप असेंडिंग में चल रहे हो तो सबसे छोटे नंबर को आप रैंक 1 दोगे, फिर उससे बड़े वाले नंबर को आप रैंक 2 दोगे। अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हो तो आप सबसे बड़े वाले नंबर को रैंक 1 दोगे, फिर उससे छोटे वाले को रैंक 2 दोगे, इस वे में। अब बेसिकली जब मार्क्स की बात आती है तो हम लोग बोलते हैं हमारी क्लास की रैंक 1 इसकी आई है तो उसके सबसे ज्यादा मार्क्स होते हैं, राइट। फिर जैसे जैसे मार्क्स कम होते हैं वैसे वैसे रैंक डिक्रीज होते जाती है ना। तो हम भी उसी वे में यहाँ पर रैंक ले लें, मतलब कि डिसेंडिंग ऑर्डर में ले लेते हैं। आप किसी भी ऑर्डर में ले सकते हो, बस एक चीज ध्यान रखना कि जो आपके मैथ्स में आपने रैंक लिए जिस ऑर्डर में, उसी ऑर्डर में आप जो है इकोनॉमिक्स की भी रैंक्स लोगे। ऑल राइट, तो अब जो है इसको देख लें हम लोग। अगर मैं मैथ्स के मार्क्स देखूं 85, 60, 55, 65, 75, 90, रैंक 1 किसकी आ जाएगी, 90 की। फिर उसके बाद में रैंक 2 आ जाएगी आपकी 85, रैंक 3 क्या हो जाएगी 75, फिर आ रहा है आपका 65, फिर आ गया आपका 60 एंड 55। तो इस वे में हमने जो है 1 2 3 4 5 6 जो रैंक है वो असाइन कर दी। सेम वे में जो इकोनॉमिक्स है इसमें भी हमें रैंक्स असाइन कर देनी है। तो अब इसमें क्या है हमारे पास में जो फिगर्स है 60, 48, 49, 50, 55 एंड 62। ठीक है, सबसे हाईएस्ट मार्क्स कौन से हैं, 62 है, तो इसकी आ गई आपकी रैंक 1। फिर आता है आपका क्या 60, ये आ गई आपकी रैंक 2। रैंक 3 कहाँ आ जाएगी, ये 55 की। फिर आ जाएगा आपका 50, ये आ गया आपका 49 और फिर एट द एंड आ जाएगा आपका 48 जिसकी रैंक 6 हो गई। ठीक है, तो इस वे में आपने जो है इनकी जो वेरियस रैंक्स हैं वो कर ली फाइंड आउट। अब आपका जो फॉर्मूला होता है उसमें आपको क्या चाहिए होता है, 6 समीशन डी स्क्वायर हम लोग लेते हैं। हमारा फॉर्मूला रैंक कोएफिशिएंट में ये होता है 1 - 6 समीशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर - 1। इसको आप इस वे में भी लिख सकते हो n³ - n। n इंटू n स्क्वायर क्या हो जाता है, n³ हो जाता है, और n इंटू 1 कितना हो जाता है, n हो जाता है। तो आप n³ - n भी लिख सकते हो या फिर n और ब्रैकेट में आप ले सकते हो n स्क्वायर - 1। ठीक है, तो अब हमें चाहिए है समीशन d का स्क्वायर। समीशन d का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें d निकालना है। d को हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, इस वे में r1 - r2 करके। ठीक है, तो d को फाइंड आउट हम इस वे में करेंगे, r1 - r2 करेंगे। तो अब कर लो भाई r1 - r2।
2 minus 2 will give you 0, 5 minus 6 will give you -1। ये जो है आपको माइनस प्लस के साइन से जो है ना थोड़ा भी कंसिडर नहीं करना है, बिकॉज हमें एक्चुअल में डी स्क्वायर की जरूरत होगी, और जब हम डी स्क्वायर पर जाएंगे तो ये जो माइनस के साइन है ये अपने आप प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो 5 minus 6 क्या आ गया आपके पास में -1, देन 6 minus 5 क्या आ गया, ये आ गया आपके पास में 1, 4 minus 4 हो गया आपका 0, 3 minus 3 हो गया आपका 0 एंड 1 minus 1 हो गया आपके पास में 0, ठीक। अब फाइंड आउट कर ले हम अपना डी स्क्वायर। 0 का स्क्वायर विल गिव यू 0, -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1, 1 का स्क्वायर भी 1 हो गया, और ये 0 0 के स्क्वायर 0 0 हो गए, तो 1 + 1 आ गया 2, ठीक है। तो डी स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल गई हमारे पास में 2 निकल गई है। अब इस चीज को हम यहाँ पर लिख दें 1 - 6 × 2 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 6 समीशन डी स्क्वायर करना है, तो 6 × 2 हमने किया। n क्या है हमारा, n इज व्हाट, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। n है आपके पास में 6, यहां पर हमने लिखा 6² - 1, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर दें, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि 6³ - 6 भी आप इसको कर सकते हो। तो अब ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, देखो ये आ गया आपका कितना 1 - 6 × 2 कितना हो गया, ये आ गई आपके पास में 12, और यहां पर हम लिख देते हैं क्या 6, 36 - 1 विल गिव यू 35। तो 6 × 35 हमें बेसिकली करना है, 6 × 35 करके देख लो, यह आ गया आपका 35, यह आ गया आपका 6, ठीक है। 21, ये आ गई आपकी 210। अब ये आ जाएगा क्या 1 - 12 डिवाइडेड बाय 210। इस चीज को अब हमें क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। क्या अभी ये कैंसिल आउट हो सकता है, ये मतलब सिंप्लीफाई हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 3 के टेबल से सिंप्लीफाई कर दे, 3 4s आर व्हाट 12 एंड 3 7s आर 21, और एक 0 हमने लगा दिया। 4 और 70 सिंप्लीफाई हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 2 2s आर 4 एंड 2 35s आर व्हाट 70। अब आ गया आपके पास में 2 और डिवाइडेड बाय 35, ठीक है। अब ये और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, अब आपको डायरेक्टली क्या करना पड़ेगा, डिवाइड ही करना पड़ेगा। तो जब आपने इन दोनों को डिवाइड किया तो आपके पास में आंसर क्या आएगा 0.06। तो 1 - 0.06 हम लोग करेंगे, सो दैट विल गिव यू 0.94। तो आपका ये जो रैंक कोरिलेशन है वो क्या निकला, वो निकला है हमारा 0.94। ऑलराइट, सो आई गेस कि अच्छे से क्लियर हो गई है ये चीज आप लोगों को। एकदम ही इजी से क्वेश्चन होता है हमारे रैंक कोरिलेशन के, तो बहुत ही इजी सा फॉर्मूला हमें यूज करना होता है, जो कि आई होप सो कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है कि हमने इसे कैसे फाइंड आउट किया है, ठीक। अब आगे चले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। अब हमारे पास में आता है एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। पढ़ते हैं कि क्या गिवन है इस क्वेश्चन में। मैं अभी पहले क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, लेकिन मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि जब भी आप केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आपको जो है पहले आपके क्वेश्चंस पढ़ना है, फिर आपका जो है पैसेज पर आना है। मैं अभी पहले पैसेज इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि अगर मैं क्वेश्चंस पर जाऊंगी तो उसके साथ में उसके जो है ना वेरियस आंसर्स भी रिवील होते जाएंगे, और फिर आप अपने मन से कुछ भी फाइंड आउट करने की ट्राई नहीं करोगे। इसलिए मैं डायरेक्टली पहले पैसेज पढ़ रही हूँ और फिर उसके बाद में क्वेश्चन पर जाऊंगी। लेकिन जब आप लोग सॉल्व करोगे तो आप पहले क्वेश्चन पढ़ोगे और फिर जो है आपके पैसेज को पढ़ोगे। तो अब क्या गिवन है हमारा पैसेज, ये देखते हैं। Happiness is considered as a kind of positive emotion which has a significant impact on the physical, cognitive and psychological mechanism and improves human performance in different fields, ठीक है। हैप्पीनेस को क्या बोला गया है कि हैप्पीनेस जो है वो कंसिडर की जाती है एक काइंड ऑफ पॉजिटिव इमोशन, ठीक है। एक पॉजिटिव इमोशन है वो हमारा, जिसमें एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है फिजिकल, कॉग्निटिव और साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म का, और वो इम्प्रूव करता है ह्यूमन का परफॉर्मेंस डिफरेंट फील्ड्स में। This research aims to study the correlation between happiness and death anxiety in health personnel of Zahir Hospital of City of Sari. The current research is a descriptive cross-sectional and correlative study. क्या बोला गया है कि एक रिसर्च जो है वो किया गया, और ये जो रिसर्च है वो किस चीज पर एम कर रहा है, स्टडी द कोरिलेशन बिटवीन हैप्पीनेस एंड डेथ एंजाइटी, ठीक है। हैप्पीनेस और डेथ एंजाइटी के बीच का जो कोरिलेशन है वो फाइंड आउट करने के लिए एक रिसर्च अंडरटेक किया गया, किसमें, इन हेल्थ
पर्सोनेल ऑफ जाहेर हॉस्पिटल, ठीक है, जारेह हॉस्पिटल जो है एक सिटी ऑफ सारी में, उस हॉस्पिटल के जो पर्सोनल है, जो लोग वर्क करते हैं, उनके ऊपर जो है ये रिसर्च कंडक्ट किया गया था। और जो करेंट रिसर्च है, दिस इज अ डिस्क्रिप्टिव क्रॉस सेक्शनल एंड कोरिलेटिव स्टडी। अब क्या रिसर्च है वो समझते हैं, ठीक है। अब स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं तो उसकी केस स्टडी जो है ना वो भी थोड़ी उसी के बेसिस की होनी चाहिए। तो आपके पास में है द पॉपुलेशन इंक्लूड्स ऑल ऑफ द हेल्थ पर्सोनेल ऑफ जारेहा हॉस्पिटल लोकेटेड इन द सिटी ऑफ सेरी एंड दे आर 226 इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो जो पूरी पॉपुलेशन है किसकी, जारेहा हॉस्पिटल की, उन पर जो है ये पर्टिकुलर रिसर्च अंडरटेक किया गया है। 2 questionnaires of Oxford Happiness Questionnaire and Templar's Death Anxiety Questionnaires were completed and surveyed by 144 individuals, ठीक है। तो टोटल जो पॉपुलेशन है उसमें 226 इंडिविजुअल्स थे, लेकिन ये जो क्वेश्चनर है ये किसे दिया गया, ये किसने कंप्लीट किया, ये कंप्लीट किया 144 इंडिविजुअल्स ने, ठीक है। और यहाँ पर 2 क्वेश्चनर्स आए थे, 2 क्वेश्चनर्स किस किस के, एक था ऑक्सफोर्ड हैप्पीनेस क्वेश्चनर और एक था टेम्पलर्स डेथ एंजाइटी क्वेश्चनर, ठीक है। और ये जो 144 इंडिविजुअल्स हैं इनमें से 97 फीमेल्स एंड 47 मेल्स, ठीक है, ये प्रपोर्शन था। ऑफ हेल्थ पर्सनल चूजन बाय सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की हेल्प से जो है इस 226 की पॉपुलेशन में से 144 जो है सैंपल्स को सिलेक्ट किया गया या रैंडमली सिलेक्ट किया गया 144 लोगों को, ठीक है। तो आई गेस की इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर है। अब इसके आगे और क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास में वो देखते हैं। इन ऑर्डर टू एनालाइज डेटा द इन्फरेंशियल एंड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इंक्लूडिंग साइमल्टेनियस रिग्रेशन मॉडल, Pearson's correlation coefficient, cut point and t-test were used for 2 independent groups, ठीक है। तो इस पूरे डेटा को एनालाइज करने के लिए ये कुछ जो वेरियस हमारे मेजर्स हैं, जो वेरियस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हैं, ये की गई थी। रिसर्च रिजल्ट्स, अब रिजल्ट्स ने क्या बोला वो देखते हैं। Research results showed that for each unit of increase in the variable of happiness, 0.27 is decreased from the Pearson's death anxiety, ठीक है, from the personal's death anxiety, sorry। तो इससे रिसर्च का जो रिजल्ट था उससे ये समझ में आया कि हर एक यूनिट जो इंक्रीज हो रही है हैप्पीनेस के लिए, ठीक है, मतलब कि हैप्पीनेस क्या है, हैप्पीनेस एक पॉजिटिव है, तो हैप्पीनेस के लिए जो है आपकी जो हम बोलेंगे यूनिट है वो इंक्रीज हो रही है, वही 0.27 जो है ये डिक्रीज हो रहा है एक पर्सनल की डेथ एंजाइटी में। मतलब कि एक यूनिट से अगर हैप्पीनेस इंक्रीज है तो 0.27 से डेथ एंजाइटी क्या है, डिक्रीज है, ठीक है। अब कैसा रिलेशनशिप समझ में आया, इनवर्स रिलेशनशिप। अगर एक पर्सन की हैप्पीनेस बढ़ रही है तो उसकी डेथ एंजाइटी कम हो रही है सॉरी। और किस प्रपोर्शन से जो है चेंज हो रहा है, 1 यूनिट का अप, 0.27 का डाउन, ठीक है। उसके बाद में अब क्या है, thus there is a significant and inverse death anxiety। अब इससे हमें क्या समझ में आया कि वहां पर एक significant और inverse death anxiety है, ठीक है। Thus there is a significant and inverse correlation between 2 variables of person's happiness and death anxiety, ठीक है। एक पर्सन की हैप्पीनेस और जो डेथ एंजाइटी है उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप देखा हमने, एक इनवर्स कोरिलेशनशिप देखा। Also another part of the results showed that the difference between female's happiness and male's happiness was not significant। और एक और जो है another part of the result जो है उसमें ये शो किया गया, या फिर हमें बोले कि जो एक और पार्ट है रिजल्ट का उसमें हमें ये देखने को मिला कि जो फीमेल का हैप्पीनेस और जो मेल हैप्पीनेस है वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं, उसके बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। मतलब कि उनमें जो है हम बहुत ज्यादा जो है ना डिफरेंशिएशन नहीं कर पाए हैं, ठीक है। तो ये चीज हमें समझ में आई इस पूरे हमारे डेटा से। अब ये जो है हमने अपना जो पैसेज है वो पूरा पढ़ लिया। अब हमें जो है क्वेश्चंस को करना है आंसर। क्या क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला है आपका, डैश बिटवीन हैप्पीनेस एंड डेथ एंजाइटी इज बीइंग स्टडीड। हैप्पीनेस और डेथ एंजाइटी के बीच में क्या स्टडी किया जा रहा है।
कोरिलेशन, रिग्रेशन, इंडेक्स नंबर एंड नन ऑफ दीज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, दिस इज व्हाट योर ऑप्शन ए, दैट इज कोरिलेशन। उसके बाद में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डैश वाज कंप्लीटेड बाय सर्वेइंग 144 इंडिविजुअल्स। 144 इंडिविजुअल्स को सर्वे करके क्या कंप्लीट किया गया था, क्वेश्चनर, इंटरव्यू, सर्वे एंड ऑल ऑफ द अबव। बहुत ही सिंपल इसका आंसर है, क्या है, दैट इज क्वेश्चनर, राइट। क्वेश्चनर जो है वो 144 इंडिविजुअल्स ने कंप्लीट किया था, उन्होंने फिल किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, योर ऑप्शन ए, दैट इज क्वेश्चनर। फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। What types of correlation is present between happiness and death anxiety? कैसा काइंड ऑफ कोरिलेशन देखने को मिला हमें हैप्पीनेस और डेथ एंजाइटी के बीच में, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल एंड कैन नॉट बी डिटरमाइंड। बहुत ही इजी है स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसका आंसर आपको समझ नहीं आ रहा है, बहुत ही इजी है। हैप्पीनेस और डेथ एंजाइटी के बीच में सीधा सीधा लिखा हुआ था, कैसा रिलेशनशिप देखने को मिला, दैट वाज इनवर्स रिलेशनशिप, मतलब कि क्या बोलेंगे, नेगेटिव रिलेशन, ठीक है। तो ये जो है आपका ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हुआ। फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आओ। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, आई होप सो आप लोगों को अच्छे से पता ही है असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, पहले बहुत बार सिखाया है। क्या करना है हमें, असर्शन को पढ़ना है, बताना ये ट्रू है या फॉल्स है, रीजन को पढ़ना है, बताना ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर दोनों ट्रू आ जाए तो फिर नेक्स्ट स्टेप हमारी ये होती है कि हमें ये देखना है कि ये जो रीजन है ये इस असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है, हमें इस चीज को शो करना होता है। अगर कर रहा है करेक्टली एक्सप्लेन तो आपका ऑप्शन 1 करेक्ट होता है, दैट इज ए। अगर ये जो है करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता है तो आपको ऑप्शन बी करेक्ट होता है, और अगर एक ट्रू एक फॉल्स होता है तो सी या डी ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। अब चलो पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। देयर इज अ सिग्निफिकेंट एंड इनवर्स कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स ऑफ पर्सन्स हैप्पीनेस एंड डेथ एंजाइटी। क्या ये चीज सही है, कैसा है, सिग्निफिकेंट और इनवर्स कोरिलेशनशिप देखा है, क्या ये बिल्कुल सही बोल रहा है, यस दिस इज ट्रू। उसके बाद में रीजन में क्या लिखा गया है, हैप्पीनेस इज कंसिडर्ड एज अ काइंड ऑफ पॉजिटिव इमोशन which has significant impact on physical, cognitive and psychological mechanism and improves human performance in different fields। क्या ये ट्रू बोल रहा है स्टूडेंट्स, यस ये भी ट्रू बोल रहा है। अब बात आती है कि जब दोनों ट्रू है तो हमें क्या देखना है कि क्या ये जो रीजन है इस असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। असर्शन आपको बोल रहा है कि जो आपकी हैप्पीनेस, एक पर्सन की हैप्पीनेस और डेथ एंजाइटी है उनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। अब इनवर्स कैसे हुआ, बिकॉज हैप्पीनेस को हम कंसिडर करते हैं एक पॉजिटिव इमोशन जिसका इम्पैक्ट जो है वो एक पॉजिटिव वे में हमें देखने को मिलता है। वहीं डेथ एंजाइटी जो है वो क्या हो जाएगी, वो एक नेगेटिव इमोशन होता है, तो इसलिए जो है इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिलता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, योर ऑप्शन ए, दैट इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक, फिर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। रिसर्च शोज दैट फॉर ईच 1 यूनिट इंक्रीज, this would be unit, that is 1 unit increase in the variable of happiness, 2.07 decrease from the person's death anxiety. The above statement shows that there is dash degree of correlation। देखो ये समझो कि 1 यूनिट का इंक्रीज है हैप्पीनेस में, 0.27 का क्या है, डिक्रीज है आपकी डेथ एंजाइटी में। तो ये कैसा कोरिलेशन है, इसको अगर मैं डिग्री बताना चाहूंगी तो मुझे ये समझ में आ रहा है, अच्छा देखो 1 से इंक्रीज, मतलब कि अगर 100 से इंक्रीज हो रहा है मेरा हैप्पीनेस तो 27 से डिक्रीज हो रहा है क्या, डेथ। सो दैट मीन्स इनका जो कोरिलेशन है वो कैसा निकलेगा, 0.27 समथिंग। ठीक है, तो कैसा कोरिलेशन है बिटवीन हैप्पीनेस एंड डेथ एंजाइटी, दैट वुड बी लो, बिकॉज 0 से लेकर ये जो आपका 0.25 0.27 जो है वो 25 के पास में है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, दिस इज अ लो कोरिलेशन। ठीक है, लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन जो है वो हमें देखने को मिल रही है इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में। ठीक, फिर जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो क्या है, द रिलेशनशिप बिटवीन हैप्पीनेस एंड पर्सन्स डेथ एंजाइटी इज अ टाइप ऑफ डैश कोरिलेशन, सिंपल, मल्टीपल, पार्शियल। डी ऑप्शन है आपका बोथ ए एंड बी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, हैप्पीनेस और पर्सन की जो डेथ एंजाइटी है उसके बीच में हमें कैसा कोरिलेशन देखने को मिला, दैट वुड बी सिंपल। ठीक है, सिंपल कोरिलेशन देख रहा है, अच्छा भाई हैप्पीनेस बढ़ रहा है, डेथ एंजाइटी कम हो रही है, दिस इज सिंपल। ये कोई मल्टीपल नहीं कि अच्छा ये भी ये भी ये भी। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, योर ऑप्शन ए, दैट इज सिंपल कोरिलेशन। ऑल राइट,
आई गेस कि अच्छे से क्लियर हो गई है। जो हमारी पूरी केस स्टडी थी, आई गेस ये पूरी ही केस स्टडी आप लोगों को अच्छे से जो है क्लियर हो गई है, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। In a poem recitation competition, 10 participants were recorded following marks by two different judges X and Y. X and Y के जो है यहाँ पर मार्क्स गिवन है। कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। अब रैंक कोरिलेशन हमें फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले जो है वो रैंक्स असाइन करेंगे और फिर उसके बाद में अपना जो फॉर्मूला है, रैंक्स असाइन करने के बाद में डी को फाइंड आउट करेंगे, R1 माइनस R2 करके डी स्क्वायर निकाल लेंगे और अपना फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ऐसा ही क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले और सॉल्व किया था, तो आई गेस कि आप लोगों को क्लियर तो है कैसे सॉल्व करना है। अब इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। ये हमने लिया है x, देन कम्स y और फिर यहाँ पर जो है R1 R2 आ जाएगी, d को फाइंड आउट करेंगे एंड d स्क्वायर करेंगे। अब सबसे पहले x की जो रैंक्स हैं वो असाइन कर दें हम लोग। तो देखो क्या नंबर्स हैं, 15, 17, 14, 13, 11, 12, 16, कुछ यहाँ पर है हमारे पास में 18, 10 एंड 9, ठीक है। तो अब जैसे कि हमें पता है कि या तो हमें असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लेना है। अब रैंक्स जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स है उसकी सबसे ज्यादा रैंक होती है ना, तो उस हिसाब से मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है अपनी रैंक्स ली है। 18 जो है वो हमारा सबसे बिगेस्ट नंबर है इन एक्स सीरीज, तो ये आ गई हमारी रैंक 1, ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट उसके बाद में जो छोटा नंबर आता है दैट इज 17, ये आ गई आपकी रैंक 2। फिर ये आ गई 16, ये आ गई हमारी क्या रैंक 3। ये आ गया आपका 15, 4 हो गया। 14 वुड बी रैंक 5, 13 है हमारा रैंक 6। फिर उसके बाद में 12 है आपका रैंक 7, 11 है आपका रैंक 8 और जो बचे हुए हैं हमारे दैट इज 10 जो है वो आपकी रैंक 9 एंड 9 जो है वो आपकी रैंक 10, ठीक है। तो इस वे में जो R1 है वो निकल गए। अब सेम वे में हमें R2 निकाल लेना है Y के थ्रू, ठीक है। Y के क्या फिगर्स हैं, 5 to 10, फिर यहाँ पर देखें तो 3, 9, 7, 6, 4, 12 एंड 15। यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर कौन सा आ गया आपका, 15 आ गया है। इसकी रैंक आ गई आपकी क्या 1। फिर ये 2 आया, इसकी रैंक आ गई आपकी 2, ठीक है। मतलब 12 की जो रैंक है वो 2 आ गई। इसके बाद में हमने देखा था यहाँ पर हमारे पास में 10 गिवन था, तो ये 10 की रैंक हमने लिखी है क्या 3, ठीक। फिर उसके बाद में ये आ गया 9 रैंक 4, देन कम्स 7 रैंक 5, 6 है उसकी रैंक भी 6 है। फिर उसके बाद में 7th रैंक कहाँ आएगी, तो 6 के बाद में ये आई 5, ये रैंक 7 आ गई हमारी। फिर यहाँ पर हम देखें तो 4 है, ये रैंक 8 आ गई है एंड ये 3 है तो इसकी रैंक 9 और पीछे हमारे पास में 2 गिवन है तो उसकी रैंक आ गई आपके पास में 10, ठीक है। अब क्या कर लेना है, हमें डी को फाइंड आउट करना है। डी को फाइंड आउट करना बहुत ही इजी, R1 माइनस R2 हमें करना है। सो 4 माइनस 1 ये कितना आ गया आपका 3, 2 माइनस 2 आ गया आपका 0, 5 माइनस 8 क्या आ गया -3। अब यहाँ पर आपको माइनस के साइन एज इट इज ले लो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग यहाँ पर स्क्वायर ही करेंगे, तो जब स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। फिर 6 माइनस 6 ये क्या हो गया आपका 0। फिर ये 8 माइनस 5 जो है ये आ गई आपके पास में 3। फिर 7 माइनस 4 कितना हो गया, ये भी 3 हो गया। 3 माइनस 9 आ गया आपके पास में -6, ठीक है। फिर बचे हुए हमारे जो यहाँ पर फिगर्स हैं वो भी देखें तो 1 माइनस 3 ये कितना आ गई आपके पास में -2। 9 माइनस 10 जो है वो आ गया आपका पास में -1 एंड 10 माइनस 3 जो है वो 10 माइनस 7 जो है ये क्या आ गई आपके पास में 3, ठीक है। दिस 10 माइनस 7 विल गिव यू 3। तो आपके जो सारे d है वो हमने फाइंड आउट कर लिए। अब उसका स्क्वायर बना दो स्टूडेंट्स। 3 का स्क्वायर बहुत ही इजी 9, 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। -2 इंटू -2 विल गिव यू +4, ठीक है। फिर 3 का स्क्वायर इज व्हाट 9, 0 का 0 हो गया। फिर से 3 का स्क्वायर 9 आ गया, ये 0 का 0 आ गया। 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 एंड 6 का स्क्वायर 36। वेरियस जो डी स्क्वायर है वो हमने फाइंड आउट कर लिए। अब इन जो ये डी स्क्वायर है इन सबको हम क्या करेंगे सम अप करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास में समीशन डी स्क्वायर निकलेगा, तो इन सारी वैल्यूज को ऐड करो और उन्हीं के साथ में इन तीनों वैल्यूज को भी ऐड करो, तो आ गया हमारे पास में समीशन डी स्क्वायर दैट इज 86। ऑल राइट,
यह हो गया। अब इसके अलावा और क्या चाहिए आपको, n की जरूरत होती है, दैट इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो वी नो कि 10 जो है स्टूडेंट्स है यहाँ पर, तो हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या हो गए, 10 हो गए। इसको आप काउंट कर भी देख सकते हो, जो हमारे प्रीवियस वाली स्लाइड में और जो इसमें है, आपके पास में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो 10 आ जाएंगे। तो आपकी जो n है वो क्या हो जाएगी, आपकी n जो है वो 10 हो जाएगी, ठीक है। सो हेयर n इज इक्वल्स टू 10 एंड समीशन d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 86। ऑलराइट, सो आर के दैट इज रैंक कोरिलेशन हमें जो निकालना है, तो आर के इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 समीशन d स्क्वायर डिवाइडेड बाय n क्यूब माइनस n, ठीक है। तो ये 1 को एज इट इज लिखा, 6 को एज इट इज लिखा, समीशन d स्क्वायर हमने कितना निकाला 86, n है हमारे पास में कितना 10, तो यह है आपका 10 का क्यूब माइनस 10। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट्स, तो आंसर आया है कितना 516, और 10 क्यूब माइनस 10 करना है, 10 का क्यूब कितना हो जाएगा, ये होता है 10 का स्क्वायर, क्यूब करना है तो एक और जीरो लग जाएगा। इसमें से आपको माइनस 10 करना है, तो 1000 माइनस 10 विल गिव यू 990, ठीक है। तो 516 डिवाइडेड बाय 990 हमें करना है। अब डायरेक्टली जो है आपको डिवाइड नहीं करना है फर्स्ट स्टेज पर, पहले इस नंबर को आपको सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि ये सिंप्लीफाई हो सकता है, तो आप पहले इसे क्या करोगे, इसे स्मॉल नंबर्स में करोगे कन्वर्ट। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं स्टूडेंट्स, तो देखो ये तो हमारा 3 से सिंप्लीफाई हो जाएगा, डायरेक्टली हमें दिख रहा है कि ये 990 है, तो वो 3 से जो है सिंप्लीफाई हो सकता है। क्या आपका 516 भी सिंप्लीफाई हो सकता है? तो आई गेस कि आपको 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट पता ही है कैसे चेक करना होता है। क्या करना है, ये जो सारे फिगर्स हैं इनको आपस में ऐड करना है। 6 + 1 विल गिव यू 7 एंड 7 + 5 कितना होता है 12। 12 जो है वो 3 के टेबल में आता है ना, तो इट मीन्स कि ये जो आपका 516 है ये 3 से जो है मतलब कि 3 से डिविजिबल है। तो हम जो है इसे 3 से सिंप्लीफाई कर दे सबसे पहले। दिस विल गिव यू 3 1s are 3, 2 रिमाइंडर बचा, तो ये बचेगा आपका 7 और ये बचेगा आपका 2, और यहाँ पर आ जाएगा ये 330। अब अभी भी ये वाला नंबर तो 3 से सिंप्लीफाई होगा, ऊपर वाला होगा या नहीं वो चेक करते हैं। 7 + 1 इज व्हाट 8 एंड 8 + 2 इज 10, जो कि 3 के टेबल में नहीं आता है, तो वो चीज सिंप्लीफाई नहीं हो सकती है। तो अब इसे हम 2 के टेबल से सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है। 2 1s are 2, 13 आया है, रिमाइंडर 1 बच के, तो ये आ जाएगा 6 और फिर आ जाएगा क्या 5, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 2 8s are 16 एंड 2 6 are what 12। अब है हमारे पास में 86 एंड 165। नाउ 86 एंड 165 क्या ये एक दूसरे के साथ में सिंप्लीफाई हो सकते हैं? अब फिर से वही चीज है कि आप 3 से चेक करके देख लो। तो 3 से अगर मैं चेक करूं तो ये तो 12 आ गया मेरा, और ये क्या है, ये है हमारा 8 + 6 दैट इज व्हाट, दैट इज योर 14, राइट। तो 8 + 6 14, तो ये चीज तो सिंप्लीफाई नहीं होगी। तो अब इससे हमें ये समझ में आया कि 8 से तो नहीं, 3 से नहीं जाएगा, ये 2 से भी नहीं जाएगा, और जब ये 2 से नहीं जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 4 6 इन नंबर से भी डिविजिबल नहीं होने वाला है। तो अब आप इसको क्या करो, अब आप इसको जो है डिवाइड कर दो, ठीक है। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे स्टूडेंट्स, तो आपके पास में आंसर आएगा 0.52। नाउ 1 - 0.52 हमें करना है, तो हमारे पास में जो रैंक कोरिलेशन है वो निकल जाएगा, दैट इज 1 - 0.52 विल गिव यू 0.48, ठीक है। तो अब ये जो 0.48 है ये क्या है, ये हुआ आपका रैंक कोरिलेशन, ये जो आपके दो जजेस हैं उनके जो जजमेंट्स हैं उनके बीच में, ठीक है। सो इट इंडिकेट्स दैट देयर इज मॉडरेट डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सीरीज, बिकॉज आंसर पॉजिटिव आया इसलिए हमने क्या बोला कि पॉजिटिव कोरिलेशन है, और एक मॉडरेट डिग्री है 0.48 जो कि आपके 0.25 और 0.75 के बीच में लाया करता है। तो ये एक मॉडरेट डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन हमें देखने को मिला है। ऑल राइट, सो आई गेस कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। साथ ही साथ इस चैप्टर में, इस वीडियो में पढ़े गए सारे क्वेश्चंस आई होप सो आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। सो विद दिस हमारा ये जो मेजर्स ऑफ कोरिलेशन है, इसके ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इनके एंड पर हम लोग आते हैं। आई होप सो कि ये सारे ही जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और ये जो पूरा चैप्टर है ये भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा।
नाउ स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स जो है उसका एक हिंदी चैनल भी लॉन्च हो चुका है, दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जो कि आप यूट्यूब पर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब करें और उसे शेयर करें एंड उसे भी काफी ग्रो करवाए, उसे भी बहुत सारा जो है अपना प्यार दे, जैसे कि आप लोगों ने अपने मैग्नेट ब्रेन्स को दिया है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज जाकर मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ ये चीज तो अब तो आई गेस आप लोगों को बोलने की जरूरत ही नहीं है कि मैग्नेट ब्रेन्स जो हमारा यूट्यूब चैनल है, आप लोग उसे सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये जो क्वालिटी एजुकेशन है एंड दैट इज ऑल्सो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट वाली जो एजुकेशन है वो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए एंड ऑल्सो डू लाइक द वीडियोस। थैंक यू।